पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट इन अ सर्किट लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द करंट, देन इट इज अ, किसी परिपथ पे एक अवयव के अक्रॉस वोल्ट इससे प्रवाहित धारा के रैखिक रूप से समानुपाती है, तब ये क्या है। देखो इसका जो सही आंसर है वो है रजिस्टर। क्यों? क्योंकि रजिस्टर अगर मैं ले लूं तो मैं पता है ओम्स लॉ क्या होता है, अगर मैंने आर है यहाँ अगर मैंने वी अप्लाई करा और करंट क्या फ्लो करी आई, तो वी इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है, ठीक है। और जो वी जो होती है क्रॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, करंट की होती है। और जो वी आई का जो ग्राफ आता है वो ग्राफ भी क्या आता है, सीधा ग्राफ आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, रजिस्टर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पैसिव डिवाइसेस। पैसिव डिवाइसेस का कौन सा ग्रुप है। देखो डिवाइसेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव जो होता है एनर्जी प्रोवाइड करता है, पैसिव क्या होता है जो एनर्जी को कंज्यूम करता है, ठीक है। तो पहले अगर ऑप्शन करें तो पहले ऑप्शन में हमें बताना कि कौन सा ग्रुप है। तो पहले ऑप्शन मेरे पास है डायोड। डायोड एक पैसिव डिवाइस है, कैपेसिटर एक पैसिव डिवाइस है, इंडक्टर एक पैसिव डिवाइस है, बट ट्रांजिस्टर एक एक्टिव डिवाइस है। तो ये सारे पैसिव डिवाइस नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या है, रजिस्टर। रजिस्टर एक पैसिव डिवाइस है, कैपेसिटर एक पैसिव डिवाइस है, इंडक्टर एक पैसिव डिवाइस है, बट ट्रांजिस्टर एक एक्टिव डिवाइस है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिस्टर से एम्पलीफायर बनते हैं। तो ये ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी है ट्रांसफार्मर, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। ट्रांसफार्मर भी ट्रांसफार्मर पैसिव डिवाइस है, रजिस्टर भी पैसिव डिवाइस है, कैपेसिटर भी पैसिव डिवाइस है, इंडक्टर भी पैसिव डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी क्या हो गया, राइट हो गया। ऑप्शन नंबर डी की बात करें, ये पैसिव डिवाइस है, ये पैसिव है, ये पैसिव है, बट ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी भी क्या होगा, गलत हो गया। तो इसका आंसर सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। द लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी अराउंड क्लोज पाथ इज इक्वल टू द करंट इनक्लोज बाय द पाथ। दिस स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद, एक बंद पाथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का लाइन समाकलन पथ एवं द्वारा इनक्लोड धारा के बराबर है। यह कथन किस नियम के संबंधित है। देखो जो ये कथन है ये बेसिकली होता है एम्पेयर सर्कुलर लॉ। इसको हम लिखते हैं ऐसे हैं, H डॉट डी एल इज इक्वल टू टोटल नेट करंट, ऐसा लिखा जाता, इसको ऐसे लिखते हैं। और कभी कभार उसको बुक में ऐसे भी लिखा जाता है, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ऐसे भी लिखा जाता है। ये जो मैंने यहाँ पे ये बना रखा है इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। और यहाँ पे गोला लगा होता है, इस गोले का नाम होता है लाइन इंटीग्रल। क्या नाम होता है, लाइन इंटीग्रल होता है। क्या नाम होता है इसका, लाइन इंटीग्रल होता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी क्या हो गया, राइट हो गया। कुलाम्स लॉ क्या होता है, दो चार्ज के बीच का फोर्स होता है, F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। गॉस लॉ हमारा नहीं आता। लेंज लॉ हमारा E इक्वल टू माइनस NdΦ/dt वाला फॉर्मूला लगता है। तो ये मेरा लेंज लॉ होता है, यहाँ पे माइनस साइन लेंज लॉ की वजह से आता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या है, सही है। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पेयर सर्कुलर लॉ बोलते हैं। ये भी ठीक है, और कई बार बुक में आता है आपको एक्सप्रेशन, ये भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट। कौन सा रिलेशन को हमारा ये इनकरेक्ट है। पहले हमें पावर रिलेशन दिया, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, बिल्कुल सही है। R इज इक्वल टू रो एल बाई, ये फॉर्मूला आपका गलत है। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल बाई, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला सही होता है। पावर इज इक्वल टू P इंटू आई, ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। और V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, ये बिल्कुल भी सही है। तो कौन सा रिलेशन ये इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी मेरा सही जवाब हो गया। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन अ क्लोज सर्किट, किसी क्लोज सर्किट में V और I का रेशियो क्या होता है। अगर मेरे पास एक क्लोज सर्किट है, उसमें सारे एलिमेंट का सम मैंने ले लिया, और यहाँ पे मैंने V अप्लाई करी, और यहाँ पे मैंने करंट डाल दी, तो जो V अपॉन I का रेशियो रहता है ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट है, मतलब रहता है फिक्स रहता है इन दोनों का रेशियो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। और यही हमारा ओम्स लॉ भी होता है। ओम्स लॉ क्या होता है, V अपॉन I का रेशियो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और इक्वल टू कितना होता है, R के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ चार्ज, बहुत इजी है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलाम होती है। देखो चार्ज की यूनिट एम्पेयर आर भी हो सकती है, क्योंकि हम कई बार यूज करते हैं एम्पेयर आर भी लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, I इक्वल टू Q अपॉन T होता है। यहां से Q कितना आ गया, I इंटू टी आ गया। करंट यूनिट I की यूनिट A, टाइम की यूनिट एम्पेयर। तो एम्पेयर आर भी चार्ज की यूनिट होती है। बैटरी में mAh या mAh का यूज करते हैं साइज बताने के लिए, वो भी चार्ज होता है। लेकिन जो SI यूनिट है जो वाइडली यूज करते हैं वो क्या होती है, कूलाम। तो जो सही आंसर है वो है सी।
ठीक है। अगर कुलाम नहीं होता, कोई और ऑप्शन हो, तो आप उसके लिए टाइम पे क्या मेंशन करते हैं, एम्पेयर आर लिखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुलाम की जगह कुछ और होता, ठीक है, तो आपका सही आंसर एम्पेयर आर होता, बट कुलाम इज मोर एक्यूरेट, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को मार्क करेंगे। ठीक है, कि कभी भी क्वेश्चन में अगर ऐसे दो ऑप्शन आए जो सेम टाइप, जो सेम उसके हैं, तो जो ज्यादा मतलब यूज किया जाता है उसका यूज करते हैं, तो कुलाम ज्यादा यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विल ओबे ओम्स लॉ, इनमें से कौन सा डिवाइस ओम लॉ ये फॉलो करता है। देखो रेक्टिफायर डायोड से आपका सेमीकंडक्टर से बना होता है, ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता, आर्क लैम्प फॉलो नहीं करता, जीनर डायोड फॉलो नहीं करता। इसका जो सही आंसर है वो है इनकैंडेसेंट लैम्प। कहीं कहीं बुकों में इनकैंडेसेंट लैम्प को भी नहीं दिया है, बट अगर मैं इन सारे ऑप्शन को कंपेयर करूं तो इनकैंडेसेंट ज्यादा तौर से ओम्स लॉ को फॉलो करता है एक लिमिट तक का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनकैंडेसेंट लैम्प हो गया। आगे बढ़ते हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटेलिक कंडक्टर इज ओनली ड्यू टू, मेटल्स में जो करंट फ्लो करती है वो किसकी वजह से फ्लो करती है। देखो हमारे पास तीन चीजें होती हैं, एक होता है मेटल, ठीक है, बेसिकली इसको हम सॉलिड भी बोल सकते हैं, एक हो गया हमारा लिक्विड, एक होती है हमारी गैस। मेटल में जो करंट फ्लो करते हैं वो फ्लो करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, केवल इलेक्ट्रॉन और कुछ नहीं, ठीक है। लिक्विड में जो करंट फ्लो करते हैं वो फ्लो करते हैं आयंस की वजह से, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयन, ठीक है। गैस में जो करंट फ्लो करती है वो आयंस की वजह से भी फ्लो करती है और इलेक्ट्रॉन की वजह से भी फ्लो करती है। तो हमसे पूछा है कि मेटेलिक कंडक्टर में जो करंट फ्लो करती है इट बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या हो गया, राइट हो गया। इलेक्ट्रॉन बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पेयर दैट फ्लोज थ्रू अ रजिस्टर ऑफ 9 ओम व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ इज 36 वोल्ट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें एक रजिस्टर दिया है, रजिस्टर कितने ओम का है, 9 ओम का है, और जहां लगा है उसके बीच का पोटेंशियल हमें गिवन है 36 वोल्ट गिवन है, और हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है करंट। ठीक है, तो करंट क्या होती है, V अपॉन R, V कितना है 36 और ये कितना है 9, कितना आ गया आंसर, आ गया 4 एम्पेयर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के लिए क्या ट्रू है, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू द डायोड, नहीं ये गलत है। ओम्स लॉ डायोड अप्लाई नहीं होता, बिकॉज डायोड नॉन लीनियर होते हैं। ओम्स लॉ वही लगता है जो आपका लीनियर आपके डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू डायोड, ये बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू वोल्टेज रेगुलेटर, नहीं ये गलत है, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेटर भी डायोड से बनते हैं, जीनर डायोड से बनते हैं, और वो भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता, तो सी भी गलत है। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू ट्रांजिस्टर, ये भी गलत है, क्योंकि ये भी नॉन लीनियर होते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट कि ओम्स लॉ डायोड एप्लीकेबल नहीं, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। 11th वाले में आते हैं, व्हाट विल द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट बिटवीन द एंड्स ऑफ अ रजिस्टर ऑफ 10 ओम करंट फ्लोइंग थ्रू पॉइंट। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक आपको एक रजिस्टर गिवन है हमें, ठीक है, ये इसके एंड्स है, हमें यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, और हमें रजिस्टर की गिवन है कितने ओम का, 10 ओम का गिवन है, और करंट कितनी फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है 3.5 एम्पियर फ्लो कर रही है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, विजिबल टू आई आर, आई कितना है 3.5 और रेजिस्टेंस कितना है 10, तो ये आ गया 35 वोल्ट। तो 35 वोल्ट इज आंसर, ऑप्शन नंबर इज राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच टाइम इन सेकंड विल बी टेकन बाय 40 कूलम चार्ज टू पास थ्रू अ पॉइंट इन अ सर्किट इफ द करंट इज 10 एम्पियर। देखो ये एक एलिमेंट है, यहां से चार्ज कितने पास हो रहे हैं 40 कूलम, ठीक है, तो यहां से यहां पहुंचने में जो समय लगेगा टी, हमें वो टी निकालना है, यहां से घुसने में और यहां से बाहर निकलने में जो समय लगेगा टी निकालना है। तो करंट क्या होती है, Q अपॉन टी, टी क्या हो गया Q बाय आई। चार्ज कितना है मेरे पास 40 कूलम, करंट कितनी है 8, इसको काट दो, 5 सेकेंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो गया, राइट हो गया। 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सेटिस्फाई द एम्पेयर सर्किट लॉ। देखो आपको मैंने थोड़ी देर पहले एम्पेयर सर्किट लॉ का कॉन्सेप्ट समझाया था, देखो थोड़ी देर पहले यहाँ पे, ठीक है, अब दिखा देता हूँ एक बार आपको। मैंने ये बी डॉट को याद देखो आपका बी डॉट डी एल समेशन ऑफ नेट, नेट करंट बोलते हैं। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, बी डॉट डी एल में, देखो बी डॉट डी एल म्यू नॉट, देखो समेशन ऑफ आई, ये सही है, यहाँ पे आई था ये गलत है, यहाँ स्क्वायर है ये भी गलत है, यहाँ स्क्वायर ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर मेरा ये क्या हो गया, राइट।
ठीक है ना। तो कई बार एच के टर्म में पूछता है, कई बार बी के टर्म में पूछ देता है, ठीक है। एक लॉ और होता है, उसको बोलते हैं बायोट-सैवर्ट लॉ। क्या बोलता है? बायोट-सैवर्ट लॉ। उसका भी एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट, मैं आपको लिखा देता हूँ। वो कौन होता है? डी बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज बायोट-सैवर्ट लॉ। इसका भी यूज मैग्नेटिक फील्ड निकालने में करते हैं। डिफरेंट इतना है कि ये डिफरेंशियल फॉर्म में होता है और ये इंटीग्रेशन फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर इज राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको 3 फॉर्मूला बताता हूँ। P इक्वल टू वी आई, दूसरा होता है P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और थर्ड होता है आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो देखो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या है मेरा? राइट है। P इक्वल टू वी स्क्वायर आर, ये सब ओम्स लॉ से निकलते हैं, बहुत ईजी है। वी स्क्वायर अपॉन आर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ने विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स का कौन सा स्टेटमेंट है? वोल्टेज इज इक्वल ऑलवेज इक्वल टू करंट। नहीं, तो ये नहीं कहता है। वोल्टेज इज इनवर्सली प्रपोर्शनल, ये बोल रहा है वी इक्वल टू आई, नहीं। वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये भी नहीं होता, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ये बिल्कुल सही है। करंट डायरेक्टली वोल्टेज के होता है। करंट डज नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज, ये भी गलत है। देखो ओम्स लॉ के 3 एक्सप्रेशन मैं आपको मतलब बता देता हूं। पहला एक्सप्रेशन क्या है? करंट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, वोल्टेज अप्लाइड। ये हो सकता हो जो पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है वो प्रोपोर्शनल किसके है? करंट के, ये भी लिखा जा सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है? V और I का जो रेशियो है ये क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये इक्वल टू आर होता है। ये तीनों ओम्स लॉ ही है, कहने के तरीके अलग अलग हैं। कई बोल सकता है I प्रोपोर्शनल टू V, कई बोलेगा V प्रोपोर्शनल टू I, कई बोलेगा V अपॉन I का रेशियो क्या है? कांस्टेंट। तो आप कंफ्यूज मत होना, तीनों क्या है? ओम्स लॉ ही है। तो ऑप्शन नंबर मेरा जो सी है वो क्या हो गया? राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू किस सर्किट में? कांस्टेंट एंड वेरिएबल टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, वेरिएबल टेम्परेचर, एनी ऑफ द। देखो ओम्स लॉ तभी वैलिड होता है जब आपका टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या कहता है ओम्स लॉ? कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी सर्किट में जो किसी भी एलिमेंट में फ्लो होने वाली करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? वोल्टेज के। बट कंडीशन क्या है? क्लाइमेटिक कंडीशन सेम रहनी चाहिए, फिजिकल कंडीशन, और टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। क्यों? अगर टेम्परेचर चेंज हो गया, देखो हमारा आई प्रोपोर्शनल टू वी है, तुम क्या लिखेंगे? वी अपॉन आर लिखेंगे। यहाँ पे आर एक कांस्टेंट है। अगर मेरा क्या होगा? टेम्परेचर चेंज हो गया तो ये आर भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इस केस में आई जो है वी के संग आर के प्रोपोर्शनल भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। इसलिए ओम्स लॉ के लिए कंडीशन क्या है? टेम्परेचर हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इमोबाइल। इमोबाइल दो चीजें, कैरियर, हमारे चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है। चार्ज कैरियर जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं चार्ज कैरियर का काम क्या होता है? करंट को फ्लो कराना। क्या करते हैं ये? फ्लो ऑफ करंट करते हैं। क्या करते हैं? फ्लो ऑफ करंट करते हैं। ये करंट को फ्लो करवाते हैं। चार्ज कैरियर आर ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट होते हैं मोबाइल चार्ज कैरियर। क्या होते हैं? मोबाइल चार्ज कैरियर। और एक होता है इमोबाइल, ठीक है। इनका मैं आपको मतलब बताऊंगा। मोबाइल का मतलब है जो मूव कर सकते हैं, यहां से वहां मूव कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन क्या मूव कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, होल्स मूव करते हैं। ये सब क्या होता है? मोबाइल चार्ज कैरियर। और इनसे करंट फ्लो होती है। इनसे क्या होती है? करंट फ्लो होती है। क्योंकि ये मूव कर सकते हैं, करंट फ्लो कराएंगे। लेकिन जो इमोबाइल्स हैं जो मूव नहीं कर सकते, कांट मूव, कैन नॉट मूव, कैन नॉट मूव, ये मूव ही नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या आते हैं? इसमें आते हैं आयंस आते हैं। क्या आते हैं? आयंस। दोनों आयंस आते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ये करंट फ्लो नहीं करा सकते सॉलिड्स में, इसलिए इनसे कोई करंट फ्लो नहीं करती। तो हमसे पूछ रहा है कि इमोबाइल्स कौन होते हैं? इमोबाइल्स हमारे आयंस होते हैं जो करंट फ्लो नहीं करा सकते हैं सॉलिड्स में। लिक्विड में करंट फ्लो करा सकते हैं, बट सॉलिड में करंट फ्लो ये नहीं करा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया मेरा? राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। डिटरमाइन द पावर इन वॉट डिसिपेटेड बाय अ 16 ओम रजिस्टर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 32 इज अप्लाइड। बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे पास एक रजिस्टर है, ये कितने ओम का है? 16 ओम का है। और हमने यहाँ पे वोल्टेज कितनी अप्लाई करी? 32 वोल्ट। बताना है कि ये पावर कितनी ऑब्जॉर्व करेगा। देखो हमें V पता है, R पता है, तो पावर का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन R। मैं डाल दूंगा 32 का स्क्वायर अपॉन 16, तो 32 इंटू 32
अपॉन 16, ये कट गया इससे 2, ये आ गया 64 वॉट। 64 वॉट आ गया। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो गया, राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हाउ मच पावर विल बी डिसिपेटेड बाय अ 5 ओम रजिस्टर इन विच द करंट ऑफ 2 एम्पेयर फ्लो। ये भी इसी को, इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन में हमें वोल्टेज दी थी और आर दिया है, पावर निकालनी है। यहां पे हमें करंट दी है और आर दिया है, तो पावर निकालनी है। दो का जब हमें करंट दी रहती है, करंट कितनी दी है 2 एम्पेयर, रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम। तो अगर मुझे पावर के टर्म, करंट के टर्म में निकालनी है पावर, तो फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। आई कितना है 2 का स्क्वायर, ये तो 5 हो गया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 इंटू 5 कितना आ गया 20 वॉट आ गया। कितना आ गया 20 वॉट। आगे बढ़ते हैं 20 वॉट, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। हमें रेजिस्टेंस डायमेंशन फॉर्म निकालना है। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है V अपॉन आई। तो पहले मैं इनके डायमेंशन निकालता हूं, पहले निकालता हूं V क्या होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क पर क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज। तो फोर्स का क्या होता है ml t की पावर -2। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है L। चार्ज, चार्ज का क्या होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। चार्ज का होता है AT, I इंटू टी कितना हो जाएगा A इंटू टी हो जाता है। तो चार्ज का कितना हो जाएगा A इंटू टी। ठीक है, तो उसको ऊपर लेके आता हूं, कितना आएगा m, ये L स्क्वायर, एक टी ऊपर आ गया टी की पावर -3, ए ऊपर आ गया ए की पावर -1। ठीक है, फिर ऊपर इसके लिए आप m की वैल्यू m आ गया m L स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1, और इसका भी ए ही हो गया, चला गया ऊपर। तो अच्छा डायमेंशन में क्यों कहाँ से गलत दे रखा है उन्होंने फॉर्मूला, तो ए आता है फॉर्मूला। तो मैं ए को भी काम करता हूँ, नीचे ले आता हूँ, टी को भी नीचे ले आता हूँ, तो फॉर्मूला हो गया m L स्क्वायर ml स्क्वायर, ए नीचे आ गया ए का स्क्वायर, ठीक है, और टी भी नीचे आ गया टी का क्यूब हो गया। तो फॉर्मूला बन गया m L स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टी का क्यूब। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। तो अब इन्होंने क्या करा, हमारा डायमेंशन फॉर्मूला ये आया। अब इन्होंने बेसिकली क्या करा है, ये जो m L स्क्वायर है, ठीक है, ये ए स्क्वायर हो गया, ये टी स्क्वायर यहां पे ले आओ और एक टी बाहर छोड़ दो, तो इन्होंने इसको क्यू मान लिया है। तो फॉर्मूला बन गया m L स्क्वायर ए इंटू टी, चार्ज होता है क्यू, तो चार्ज को क्यू स्क्वायर मान लिया इंटू टी मान लिया। तो देखा जाए इसका जो उन्होंने आंसर दिया वो ए दिया है, बट असल में ये कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, बिकॉज क्यू कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। इसका जो सही आंसर है वो ये है, जो मैंने आपको यहाँ लिखा रखा है आपको, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा ए और टी को साथ देके उसको क्यू में लिया है। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए क्या हो गया, राइट हो गया। बट क्या करें, क्वेश्चन आ रखा है, बट उसका सही आंसर अगर आप निकालोगे तो सही आंसर है ml स्क्वायर ए स्क्वायर टी का क्यूब। ठीक है, ओम इज द एसआई यूनिट ऑफ विच। ओम किसकी यूनिट है आपको पता है, ओम रेजिस्टेंस की यूनिट है। कैपेसिटेंस की फेरेड होती है, इंडक्टेंस की हेनरी होती है, कंडक्टेंस की मोहो होती है या सीमन होती है। तो उसका सही आंसर क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ गॉस लॉ। तो जो गॉस लॉ होता है वो दो होता है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड का और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाला दिया है। तो गॉस लॉ क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि ई डॉट ds होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू द नेट चार्ज, मतलब 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू क्यू होता है। तो कौन सा देखो ऑप्शन मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर आपसे मैग्नेटिक फील्ड वाला पूछता तो आप लिखते 5b b डॉट ds कितना होता है हमारा, वो 0 होता है। क्या होता है, 0। तो ये मैग्नेटिक फील्ड वाला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है, ये मैग्नेटिक फील्ड वाला है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, देखो जो यूनिट एनर्जी होती है वही वर्क की होती है, और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स होती है ml t की पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट की होगी L। तो ये हो गया ml स्क्वायर t की पावर -2
और हम चाहें तो टी स्क्वायर को हम नीचे भी लिख सकते हैं, तो टी का स्क्वायर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो गया? राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द रजिस्टर 8 ओम व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू इज 3 एम्पियर। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है, V निकालना है, और हमें रजिस्टर दिया है 8 ओम का, करंट दी है 3 एम्पियर की, तो V इक्वल्स टू कितना हो गया? I इंटू आर हो गया। 3 इंटू 8, 8 कितना हो गया? 24 ओम हो गया, सॉरी 24 वोल्ट आंसर आ गया। तो आंसर कितना हो गया? 24 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट है 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ बायोट-सावर्त लॉ। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था बायोट-सावर्त लॉ कितना, dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर मैं साइन को हटा दूं तो क्या बोलोगे? dB प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा मेरा? राइट हो गया। ठीक है, ये एम्पेयर लॉ है ऊपर वाला, ये बायोट-सावर्त लॉ। आगे बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू अ रजिस्टर 40 ओम। ये बहुत ईजी है, हमें करंट निकालनी है। इस केस में हमें रेजिस्टेंस गिवन है 40 ओम का, वोल्टेज गिवन है 20 वोल्ट की। तो ओम्स लॉ की वजह से I इक्वल टू V अपॉन आर। V कितना है? 20, करंट कितनी है? वो R कितना है? 40, तो 1/2 0.5 ओम इज द आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। इफ 12.25 into 10 to the power 6 electron passes through a conductor in 1 second, then how much current will be there। ठीक है, हमें करंट निकालनी है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं? 12.25 इंटू 10 की पावर 6। तो एक फॉर्मूला होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वो क्या होता है? n इंटू ई। ये हो गया 12.25, जो हम टोटल चार्ज निकाल लेंगे 10 की पावर 6, और एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो ये हो जाएगा 12.25 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। ठीक है, हाउ मच करंट फ्लोज, तो इन 1 सेकेंड। तो करंट क्या होती है? Q अपॉन टी। तो Q तो यही है, टाइम 1 सेकेंड है, तो आंसर यही आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो गया 12.25 इंटू, अच्छा हमें आंसर मिली एम्पेयर में निकालना है, तो मैं इसको 10 की पावर -3 अपॉन 1 आ गया, आंसर यही होगा। इसको मैं मिली में लिख लेता हूँ, तो ये जाएगा 12.25 इंटू 1.6 इंटू मिली एम्पेयर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 12.25 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1.6 से कितना आएगा देखते हैं। इसको मैं नीली पे 16 मान लेता हूँ, ये हो गया 12/1/4 हो गया। तो 16 इंटू 12, ये हो गया 12, 32, 16 1 2 9, तो ये हो गया 192, तो ये आएगा 19.2 प्लस 1/4 कितना हो गया? 4, 0.4 हो गया। तो उसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 19.6। तो 19.6 मिली एम्पेयर इज द आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद ये हो गया। ठीक है, तो Q इक्वल टू एनी लगाया, फिर Q/T कर लें, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर। अगर मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, तो कंडक्टिंग स्पेस में क्या होता है? सारे चार्ज सरफेस में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अगर मैं कंडक्टिंग स्फीयर को एक चार्ज दूंगा, तो सारे चार्ज क्या हो जाते हैं? सरफेस में जमा हो जाते हैं, अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहता। अंदर कुछ आया तो अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, जीरो चार्ज हो गया। तो जो अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी जीरो होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा वो भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा कितना हो जाएगा? जीरो, बोथ आर जीरो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, सरफेस पे मैक्सिमम होगा
और फिर जब आप इतना दूर जाओगे तो वो घटता रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E इंटू डी एस या E इंटू एरिया। ठीक है, तो अंदर चार्ज ही नहीं है तो ये जीरो हो गया, और ये जीरो हुआ तो ये भी जीरो हो गया, बोथ आर जीरो। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 29 क्वेश्चन है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? जब एक मेरे पास ऐसी बॉडी है जिनमें चार्ज मूव नहीं कर सकता, ठीक है, जमा हो जाता है, तो जब हम उनको टच करते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक प्लास्टिक की बॉडी है, इसमें चार्ज जमा हो गया, ठीक है, और मैंने अगर इसको टच किया तो मुझे झटका फील होगा, उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जब किसी बॉडी पे उसके ऊपर चार्ज जमा हो जाते हैं और जब हम उसको टच करते हैं तो जो करंट फ्लो करती है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तब होता है जब किसी बॉडी पे चार्ज जमा हो जाते हैं। तो दो बॉडी पे जो चार्ज इंड्यूस होते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं, फ्रिक्शन से भी हो सकते हैं और इंडक्शन से भी हो सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन में क्या होता है, दोनों रब करेंगे तो भी इंड्यूस हो जाएगा, और इंडक्शन से क्या है, एक प्लस है वो दूसरे में माइनस इंड्यूस करेगा, उससे भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो गया, राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? करेक्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। देखो, ओम्स V इक्वल टू I इक्वल टू V इंटू R, ये गलत है। V प्रोपोर्शनल टू I, ये ठीक है, ये भी ठीक है, बोथ D एंड C आर राइट। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो गया, राइट हो गया। नॉर्मल रेजिस्टेंस ऑफ पायलट वायर। पायलट वायर क्या होता है? जब हम पावर सिस्टम में जब किसी लाइन को प्रोटेक्ट करते हैं तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन सिस्टम यूज करते हैं, उसमें दो सीटीज का यूज किया जाता है, करंट ट्रांसफार्मर्स का। ये CT1 है, ये CT2 है। तो दो सीटी को जोड़ने के लिए जिस वायर का यूज करते हैं वो होती है पायलट वायर। तो हम क्या करते हैं, पायलट वायर बोलते हैं। ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, 500 ओम से भी क्या रहता है, कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। और जिसका आर जितना कम होगा ये वायर उतनी अच्छे से काम करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 32 प्रिसीजन रेजिस्टेंस। प्रिसीजन रेजिस्टेंस क्या होता है? जहां पे हमें एक ऐसा आर चाहिए होता है जो कि बहुत एक्यूरेट रिजल्ट दे आपको। ठीक है, एक्यूरेसी के लिए चाहिए होता है, मुझे बहुत उसकी प्रिसाइज वैल्यू चाहिए होती है आर की। ऐसे नहीं कि मुझे कुछ भी चाहिए। जैसे आपको मैंने एक आर बनाया, रेजिस्टेंस बनाया, तो मैंने बोला इसका 5 ओम है, तो एग्जैक्ट 5 ओम नहीं होगा, ये हो सकता है कि 4.2 ओम हो सकता है 5.8 ओम हो, क्योंकि रेजिस्टेंस जो मेंशन किया जाता है उतना एग्जैक्ट नहीं होता है। बट मुझे अगर ऐसा चाहिए कि प्रिसाइज वैल्यू हो उसकी, मतलब जो मेंशन करिए वही हो, एक्यूरेट रेजिस्टेंस हो, तो जो एक्यूरेट रेजिस्टेंस होते हैं उनको बोलते हैं प्रिसाइज रेजिस्टर्स। और ये बनते हैं बेसिकली आपके वायर बाउंड रेजिस्टर से बनते हैं। किससे बनते हैं? वायर बाउंड से। इसमें हम कॉन्स्टेंटाइन और इन वायर का यूज करते हैं और इनसे ये रेजिस्टेंस तुम्हारे बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज वायर बाउंड इज राइट। इलेक्ट्रिक चार्ज मेजर्ड इन कूलम्स हैज द चार्ज ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये हमें मतलब निकालना है। हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको ऊपर ले आओ, 10⁻19 अपॉन 1.6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 10 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻18, तो ये आ जाएगा नियरली 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कूलम बनाने के लिए हमें इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या होगा, राइट होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। ठीक है, कैसे निकला मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। 34 फाइंड द ऑड वन आउट रिगार्डिंग द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को देखते हुए हमें और चीज बाहर निकालनी है। देखो, इन सभी में ओम्स लॉ फॉलो होता है, बट जो वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, जो वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं ये सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करती हैं। ठीक है, आज से बहुत साल पहले क्या हुआ, जब रेक्टिफायर्स बने थे, ठीक है, रेक्टिफायर जो बने थे वो वैक्यूम ट्यूब से बने थे। ठीक है, तो हम बोलते थे वैक्यूम ट्यूब एम्पलीफायर, वैक्यूम ट्यूब रेक्टिफायर बोलते थे। ठीक है ना। तो पहले जब सेमीकंडक्टर नहीं था तो वैक्यूम ट्यूब्स को एज अ डायोड की तरह यूज किया जाता था। डायोड जो बनते थे वो वैक्यूम ट्यूब से बनते थे। ठीक है,
लेकिन जब बाद में सेमीकंडक्टर आ गया, सिलिकॉन आ गया, जर्मेनियम आ गया, तो अब जो डायोड्स बनते हैं या जो हमारे बीजेटी बनते हैं, रेक्टिफायर्स बनते हैं, वो सेमीकंडक्टर से बनते हैं। लेकिन इनका जो नेचर है वो सेमीकंडक्टर की टाइप ही था, और सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो मेरा कौन सा आउट हो गया, तुम्हारा जो आउट हो गया वो है वैक्यूम ट्यूब्स, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं। 35, व्हाट मटेरियल स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इज मेड अप ऑफ। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस क्या होता है? क्योंकि देखो जो हम रेजिस्टेंस यूज करते हैं, टेम्परेचर के बढ़ने से बहुत मेटल्स का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिससे उनके मेजरमेंट में दिक्कत आती है। तो हम इंस्ट्रूमेंट में रेंज बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, जिनका ऐसे रेजिस्टेंस का यूज करते हैं जिनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से चेंज ना हो, फिक्स्ड रहे, ताकि मेजरमेंट में प्रॉब्लम ना आए। ऐसे रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस। अगर आपको कोई पूछता है कि स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस क्यों करते हैं, इनका यूज मेजरमेंट में किया जाता है रेंज एक्सटेंशन के लिए, और इनका जो मेन पर्पस ये है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसका जो आर है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, फिक्स रहे, इसलिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है ना? तो ये बेसिकली बनते हैं हमारे मैग्नीन और कॉपर से बनते हैं, जो बनता है मैग्नीन और कॉपर, और इसका रेशियो भी होता है। मैग्नीन और कॉपर का जो रेशियो होता है ये होता है 20:1 होता है। कितना होता है? 20:1, मतलब मैग्नीन 20 होगा तो कॉपर एक पार्ट डालेंगे उसका। ठीक है? तो कभी आपसे रेशियो पूछता है तो 20:1 बताओगे, सिंपली मटेरियल पूछता है तो मैग्नीन है, कॉपर। आगे बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन है, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफर तब होती है, दो थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफर तब होती है जब दोनों बॉडी के टेम्परेचर डिफरेंट होंगे। ठीक है? हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला होता है Q = mc डेल्टा टी। mc डेल्टा टी ये होता है मास, ये होती है स्पेसिफिक हीट, और ये होता है डिफरेंस इन टेम्परेचर। एक बॉडी से दूसरे बॉडी या इस बॉडी से इस बॉडी हीट ट्रांसफर तब होगी जब इनमें टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। अगर टेम्परेचर सेम होगा तो हीट ट्रांसफर हमारा कितना होगा? 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए, टेम्परेचर ऑफ टू बॉडी मस्ट बी डिफरेंट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ लेड की रेजिस्टिविटी कितनी होती है? ठीक है, तो जो उसका वैसे तो उसका आंसर होता है 2.2 × 10⁻⁷ ओम मीटर होता है, जो स्पेसिफिक लिखते हैं बुक में, बट थोड़ा सा इसको अगर मॉडिफाई करें तो ऑप्शन नंबर बी सही बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा 22.5 × 10⁻⁸ ओम मीटर। द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अबाउट। ठीक है, तो जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना होता है? देखो जो ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है वेट बॉडी का, एक होता है ड्राई बॉडी का। तो वेट बॉडी का अराउंड होता है 1000 के आसपास, ओम के आसपास, और जो ड्राई बॉडी का होता है ये होता है 10,000 से ऊपर ही होता है, प्लस प्लस कुछ कुछ हो सकता है 10,000, 20,000, 25,000। तो जो ऑप्शन हम मैच खाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही मैच खा रहा है। वेट बॉडी का हम 1000 ले लेते हैं, ऑलमोस्ट 1000 के आसपास होता है। अगर आपसे नहीं बोला है उसने कौन सा निकालना है, दोनों दिए हैं, तो आप सही मार्क करोगे 1000, हम बिकॉज में वेट बॉडी ज्यादा कंसिडर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 40 क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट क्या होती है? कुछ नहीं होती, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट होती है, बहुत सिंपल है। सीमेंस होती है कंडक्टेंस की, ओम होती है रेजिस्टेंस की, कूलाम होती है चार्ज की, और ये होती है आपकी इलेक्ट्रिक। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो गया? राइट हो गया। 41, इफ रजिस्टर ओबेस ओम्स लॉ इट इज कॉल्ड एज। अगर कोई रजिस्टर ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? देखो दो टाइप के हमारे रजिस्टर्स होते हैं जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, मतलब जिनका वी और आई का ग्राफ क्या होता है? सीधा होता है, और जिनका वी और आई ग्राफ का ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा होता है वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं। तो जो फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं हम लीनियर रजिस्टर। क्या बोलते हैं? लीनियर रजिस्टर, या हम उसको बोलते हैं ओमिक रजिस्टर। ओमिक रजिस्टर। दूसरा होता है नॉन लीनियर रजिस्टर, नॉन लीनियर रजिस्टर, या हम बोल सकते हैं नॉन ओमिक रजिस्टर्स। नॉन ओमिक रजिस्टर्स। ठीक है, तो जो ओम्स लॉ फॉलो कर रहे हैं लीनियर या ओमिक रजिस्टर्स, जो फॉलो नहीं कर रहे नॉन ओमिक हो गया। कौन सा बोला? जो फॉलो कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए लीनियर रजिस्टर्स उनको हम बोला जाता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। 42 इलेक्ट्रिक प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक प्रेशर बेसिकली क्या होता है, जब हम कहीं पे प्रेशर अप्लाई करते हैं वोल्टेज का तो करंट फ्लो करती है। तो टेक्निकल भाषा में जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है वो बेसिकली क्या होती है? हमारी वोल्टेज होती है। क्या होती है? वोल्टेज होती है। पावर होती है वोल्टेज इंटू करंट, जो करंट ऑम होगी, रेजिस्टेंस हो गया। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर के भी आपसे पूछता है तो उसका जो सही चीज क्या है, प्रेशर दबाव, वो हमारा वोल्टेज होता है। तो ऑप्शन नंबर जो मेरा ए क्या हो गया? राइट हो गया, वोल्टेज। 43 क्वेश्चन है, एबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल टू डू वर्क इज नोन एज, कोई भी चार्ज पार्टिकल जो वर्क करता है उसकी वर्क करने की एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मान लो इनफाइनाइट पे चार्ज मैंने रखा हुआ है, ठीक है, उसको यहां से अपने पास लाने पे इसने जो भी वर्क किया होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इसकी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क करने की एबिलिटी, यहां से यहां मूव करा के वर्क करने की इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कराने में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इन्फिनिटी से अपने पास लाने में जो वर्क करना पड़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी क्या हो गया? राइट हो गया। ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू कार्बन रजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स। मैंने आपको बताया कि इसमें लीनियर फॉर्म नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? राइट हो गया। वैक्यूम ट्यूब्स में ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता। ठीक है, 45 क्वेश्चन है, नो करंट फ्लोज थ्रू टू चार्ज पार्टिकल इफ दे हैव इक्वल। मेरे पास दो बॉडी हैं, एक और दूसरी बॉडी, ठीक है, दोनों चार्ज बॉडी हैं, दोनों का अगर पोटेंशियल सेम है, दोनों 5 वोल्ट और 5 वोल्ट पे है, ठीक है, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मान लो ये V1 है और ये क्या है? V2 है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी करंट तब फ्लो करेगी जब इनमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा। V1 माइनस V2 कुछ ना कुछ होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। बट अगर दोनों सेम पोटेंशियल में 5-5 तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा और तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, तो करंट फ्लो नहीं होगी। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी करंट तब फ्लो नहीं होती जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट इज मेंट बाय जीरो इनिशियल कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। जीरो इनिशियल कंडीशन का मतलब है कि हमने इमेजिन किया है कि उसके अंदर जो उसका जो सिस्टम था वो रेस्ट में था इनिशियली और उसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं थी, वो डेड सिस्टम था। ठीक है, जैसे आप कोई फ्रेश सिस्टम लेके आए, मान लेते हैं मैं कैपेसिटर लेके आया, मेरे पास एक कैपेसिटर है, फ्रेश में बना के लेके आया, उसको नया नया बना के ले आऊँ और उसको मैंने कहीं यूज नहीं किया है और रखा है मेरे पास, रेस्ट पे है और उसका मैंने कहीं यूज नहीं किया है, तो उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं होगी, कोई इनिशियल कंडीशन को कंसीडर मैं नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन अगर उस कैपेसिटर को मैंने यूज किया है, बहुत बार किया है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज रह जाएगा, तो उसकी जो इनिशियल कंडीशन है वो 0 नहीं होती। तो 0 इनिशियल कंडीशन का मतलब होता है कोई एनर्जी स्टोर नहीं है और सिस्टम हमारा रेस्ट पे है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो गया? राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 है, ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर विच ऑफ द ऑप्शंस? ऑल मेटल्स। ऑल मेटल्स, सारे मेटल्स हमारे लीनियर्स होते हैं, हम मेटल्स को लीनियर मानते हैं, तो सभी मेटल्स के लिए ये वैलिड होता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए क्या हो गया? राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द ऑप्शन इज इनकरेक्ट फॉर द फॉलोइंग? 3 resistors are said to be in parallel when all resistors are connected end to end. Current in each resistor is different and may be calculated by Ohm's law. Potential differences across is the same. देखो सही चीजें बोलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है। 2 रजिस्टर्स या 2 से ज्यादा, मतलब 3 रजिस्टर अगर मेरे पास है या बहुत सारे रजिस्टर मेरे पास अगर हैं, तो मान लो एक रेजिस्टेंस ये है, एक ये है और एक ये है, तो ये तीनों आपस में पैरेलल तब होंगे जब इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। जो पोटेंशियल यहां पे होगा R1 में, वही R2 में होगा, वही किसमें होगा? R3 में। अगर तीनों में क्या होगा? सेम होगा, तो हम क्या बोलेंगे? तीनों के आपस में पैरेलल में, वरना पैरेलल में नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा मेरा? राइट हो गया। ठीक है, फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से कौन सा ऑड है, मतलब कौन सा इनमें इसको मैच नहीं खाता है?
टेंसाइल सेट, टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस, रेजिस्टिविटी, डक्टिलिटी। तो जो सही आंसर है वो रेजिस्टिविटी है, क्योंकि ये सब मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अ केबल कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स which for the purpose of test connect together at end of a cable. The combined loop resistance measured from the other end is found to be 100 ohm when the cable is 700 meter. Find the value of resistance for 8 किलोमीटर। देखो हमें पता है रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है हमेशा। तो अगर पहले केस में रेजिस्टेंस R1 है, लेंथ L1 है, दूसरे केस में लेंथ चेंज हो जाती है, तो जो रेजिस्टेंस होगा लेंथ के प्रोपोर्शनल नहीं होगा। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। तो रेजिस्टेंस कितना है, 700 मीटर का। जब ये 700 मीटर है लेंथ, L1 700 मीटर है, तो रेजिस्टेंस कितना दिया है मुझे, 100 ओम दिया है। अब लेंथ कितनी हो गई है, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो क्या लिखूंगा, 8000 मीटर। तो रेजिस्टेंस मुझे निकालना है, तो पहले इस जीरो से ये जीरो काट लूंगा, ठीक है, तो इसको ऊपर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा R2 इज इक्वल टू 80 इंटू 100, 80,000 अपॉन 7। तो ये आ जाएगा 1, यहाँ बचा 10, फिर आएगा 1, फिर आएगा 4, फिर काटोगे तो यहाँ बच जाएगा 2 पॉइंट समथिंग 5 के आसपास आएगा, जिसको हम नियरली क्या हो सकते हैं, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1143। तो जिसका नियरली आंसर क्या बन गया, 1143। ऑप्शन नंबर मेरा ए क्या हो गया, राइट हो गया। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, लेंथ क्या आ रहा है। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर इज, कॉपर का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लेस देन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर, मोर देन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर। देखो सिल्वर जो होता है बेस्ट कंडक्टर है, कॉपर उसके बाद आता है। तो जो कॉपर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा वो सिल्वर से थोड़ा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। सिल्वर का थोड़ा कम रहेगा, बिकॉज सिल्वर एक अच्छा कंडक्टर है। तो उसका आंसर क्या होगा, इट इज मोर देन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर। ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज डी क्यू, एक डी क्यू चार्ज है, वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है क्यू चार्ज से, जो कि इनकी बीच की दूरी हमें कितनी दी है, हमें इनकी बीच की दूरी दी है r। तो हमें फोर्स का फॉर्मूला बताना है। तो जो फोर्स होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू डी क्यू अपॉन R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो डी क्यू अपॉन R। अब देखो ये वेक्टर फॉर्म में दिया है, हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी ये लिख सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, ऊपर नीचे में ये कि नॉर्मल फॉर्म में दिया है, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ पे एक डायरेक्शनल वेक्टर भी लगा लूंगा। तो जो सही ऑप्शन मैच खा रहा है, इसका मैच खा रहा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन में मेरा बी क्या हो गया, राइट हो गया, वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म पूछा होता तो इतना आंसर होता, और ऐसा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द स्लोप ऑफ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। तो मेरे पास, मैंने वी आई का ग्राफ बनाता हूँ, ये v है और ये i है, इसके बीच का जो ग्राफ है, ठीक है, ये जो ग्राफ है इसका जो स्लोप है, स्लोप होता है हमेशा v अपॉन आई, ये y होता है, ये x होता है, स्लोप होता है y बाई एक्स, मतलब v अपॉन आई, और v अपॉन आई कितना होता है हमारा, r होता है, क्या होता है, r होता है। सही आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी, रेजिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होती है वो होती है माइनस डी वी अपॉन डी आर, माइनस डी वी अपॉन डी आर होती है। इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, तो उसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, ओम्स लॉ इज फॉलोड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ओम्स लॉ हमें मोस्टली मेटल्स में फॉलो होता है, इनमें से मेटल्स कौन सा है, कॉपर इलेक्ट्रोड, तो इसमें फॉलो होता है। मेटल रेक्टिफायर में फॉलो नहीं होता, क्रिस्टल में नहीं होता, आर्कलैम्प में नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी, कॉपर इलेक्ट्रोड इज द राइट आंसर।
फिफ्टीन क्वेश्चन है, 3 वायर्स हैविंग कंडक्टेंस 236 मोह रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन इक्वल रेजिस्टेंस वुड बी। मेरे पास 3 कंडक्टेंस है, 1 2 और 3, ठीक है। इसका हमें कंडक्टेंस गिवन है G1, इसका G1 कितना है 2 मोह, इसका कितना है 3 मोह, इसका कितना है 6 मोह। तो जो टोटल कंडक्टेंस होगा वो कितना होगा G1 प्लस G2 प्लस G3। पैरेलल में कंडक्टेंस ऐड हो जाता है, तो ये जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 6, कितना आ गया 11 मोह। बट हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस क्या होता है 1 अपॉन कंडक्टेंस, तो 1 अपॉन 11 आ जाएगा इसका आंसर। तो 1 अपॉन 11 कौन सा मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, 1.2 मीटर लॉन्ग कंडक्टर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 0.2 मीटर एंड रेजिस्टेंस इज फाइंड द रेजिस्टिविटी। हमें एक कंडक्टर का लेंथ गिवन है, ठीक है, कितनी गिवन है 2.2 मीटर, एरिया गिवन है 0.025 मीटर स्क्वायर और रेजिस्टेंस गिवन है इसका 5। हमें क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी निकालनी है रो। तो फॉर्मूला क्या, R इज इक्वल टू रो L बाय ए। यहाँ से रो कितना आ जाएगा R इंटू ए अपॉन L। R कितना है 5, ए कितना है 0.025 अपॉन 2.2। यहाँ थोड़ा जीरो हटा देता हूँ मैं, थोड़ा जीरो कम कर लेता हूँ, कितने हो गए, एक इसके कम हो गए, फिर यहाँ पे आ गया, फिर 1 2, एक से यहाँ है, फिर 1 2, तो हो जाएगा 5 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 22, ठीक है 22 आ गया। अच्छा, तो ये हो जाएगा 125 अपॉन 22 इंटू 10 की पावर -2, 125 2, तो उसको करूँगा मैं, लेट्स सो मैंने इसको कर लिया 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 ज़ा 110, 5 आ गया, 1 आ गया, यहाँ लग गया पॉइंट, यहाँ लग गया 0, 22 और 7 जा करता हूँ, 7 जा 54 आ जाएगा, तो 7 जा कितना हुआ 22, 7 जा 7 2 जा 14 14 15 हो गया, तो 7 6 जा जाएगा, 6 जा करते हैं तो 132 आ जाएगा, 132, यहाँ 10 आ गया, 8 आ गया, यहाँ बच गया 1, फिर 0 करा, ठीक है। तो लगभग 5.6 समथिंग इसका आंसर आएगा, तो ये आ जाएगा 5.6 अपॉन डिवाइड बाय 100 कर लेंगे, इसको मैं 100 में ले आता हूँ, तो ये आएगा 0.056 समथिंग आएगा। और कौन सा क्लोज मैच खा रहा है इसके लिए, ऑप्शन नंबर बी मैच खा रहा है, 57 नियरली 57 है इसका आंसर, तो ओम मीटर यूनिट होती है इसकी, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या हो गया, राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस टू अनलाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, गलत, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं ये गलत है, लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर ये भी गलत है, नो फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू अनलाइक चार्ज ये गलत है, अ फोर्स और रिपल्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू लाइक चार्ज बिल्कुल सही है। लाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे प्लस प्लस होगा, सॉरी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मेरे पास मान लेते हैं अगर दो लाइक चार्ज में एक प्लस है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, माइनस है रिपेल करेंगे, लेकिन प्लस माइनस है क्या करेंगे दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो फोर्स और रिपल्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू लाइक चार्ज बिल्कुल डी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विद द हाई वेलोसिटी। ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड मूव करता है, हाई स्पीड में मूव करता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ फोर्स एक्ट्स अगेन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की इलेक्ट्रॉन मूव। इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन होता है बीच में, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन में कैसा चार्ज होता है पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसकी वजह से ये आपका सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो उसका जो सही आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी पूछे किससे अट्रैक्शन हो रहा है, ये जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, एटम न्यूट्रल होता है, कोई भी एटम हो सकता है। जब भी एटम इलेक्ट्रॉन देता है या गेन करता है, तो उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स आ जाते हैं, मतलब उसके अंदर चार्ज आ जाता है, तो फिर आयन बन जाता है। एटम न्यूट्रल होता है, एक एटम क्या होता है न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही इसमें क्या होते हैं प्रोटॉन्स भी होते हैं। लेकिन जब भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है,
तो ये क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो ये न्यूट्रल नहीं होगा। अब ये न्यूट्रल नहीं होता है, ये न्यूट्रल मेरा नहीं होता, अभी चार्ज पार्टिकल होता है। तो क्या पूछा है कि आयंस हैव ऑलवेज लार्जर मास देन एटम्स, गलत है। आयंस आर न्यूट्रल पार्टिकल ना, आयंस आर ऑलवेज चार्ज पार्टिकल व्हाइल द एटम आर ऑलवेज न्यूट्रल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। मैंने आपको बताया एटम न्यूट्रल होता है, जब यही एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो आयन बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। अ चार्ज एग्जिस्ट ऑन अ कंडक्टर, द बेस्ट वे टू रिमूव इज टू, देखो किसी बॉडी में अगर चार्ज है, चार्ज यहाँ जमा है, तो हम इसको ग्राउंड से जोड़ देते हैं। तो ग्राउंड क्या करता है, एक हाईली कंडक्टर होता है, ग्राउंड सारा चार्ज अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, इससे हम किसी को स्टैटिक करंट ना लगे उसका भी यूज कर सकते हैं। आप देखोगे जो भी हैवी बॉडीज होती हैं, जो भी हैवी, जैसे आपके देखोगे मोटर्स होती हैं, इनमें अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये अर्थिंग वही है कि हम ग्राउंड करके एक्सेस चार्ज को बाहर निकाल देते हैं। तो ग्राउंड द कंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। इनसाइड द होलो कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज, मेरे पास एक होलो कंडक्टर है, ठीक है, होलो कंडक्टर खाली है। तो होलो कंडक्टर में क्या होता है, सारे चार्ज सरफेस में रहते हैं। सारे चार्जेस कहाँ पे होंगे, सरफेस में होते हैं। अंदर कोई भी चार्ज इसके नहीं होता है, अंदर कोई भी चार्ज इसके अंदर नहीं होता। अंदर कोई चार्ज नहीं, तो अंदर चार्ज कितना है इसका, जीरो। अंदर कोई चार्ज नहीं है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा, जीरो होगा। तो एक कंडक्टिंग होल स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। इट इज ऑलवेज जीरो। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। Midway between two equal charges and similar charges, third charge is placed similarly. Find the what then the third charge will be. मेरे पास एक प्लस चार्ज है, एक प्लस चार्ज यहाँ पे है, एक सेंटर में प्लस चार्ज ले लिया मैंने, थर्ड चार्ज। सेम उसके जितनी डिस्टेंस यहाँ पे है उतनी ही डिस्टेंस यहाँ पे रहेगी। ठीक है, तो होगा क्या, मान लेते हैं ये दोनों प्लस चार्ज है, तो ये वाला मान लो चार्ज 1 है, ये चार्ज 3 है, ये चार्ज 2 है। तो चार्ज 1 पे जो 3 फोर्स लगाएगा, चार्ज 3 पे जो 1 फोर्स लगाएगा वो प्लस प्लस से रिपेल करेगा तो यहाँ लगाएगा। सिमिलरली 2 चार्ज पे प्लस प्लस से रिपेल करेगा तो यहाँ लगाएगा। दोनों चार्ज इक्वल है, डिस्टेंस सेम है, तो जितना फोर्स F अगर ये लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी लगाएगा। तो इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, F माइनस F इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मतलब चार्ज तुम्हारा मूव नहीं करेगा और चार्ज तुम्हारा स्टेबल पोजीशन में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। जब चार्ज में कोई फोर्स नहीं लग रहा, नेट फोर्स जीरो है, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं। इफ एन एटम लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव। देखो अगर एक एटम है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं तो न्यूट्रल होता है। अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए, तो अब प्रोटॉन क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाएंगे। प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो जितने प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे ऊपर इसके उतने पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो पॉजिटिव आयन बन, इसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटायन भी बोलते हैं या पॉजिटिव आयन बोलते हैं, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो गया, राइट हो गया। अगर यही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन कम हो जाएंगे, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये एनायन बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एरो शो द रॉन्ग डायरेक्शन। देखो ये लाइक चार्ज लाइक है, ये रिपेल करने चाहिए पर अट्रैक्ट दिखा रहा तो ये गलत हो गया। ये सही है, रिपेल कर रहे हैं, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, सही है, ये रिपेल कर रहे हैं, सही है। तो ए गलत कर रखा है इन्होंने, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कौन सा गलत है, ए गलत है मेरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए टू बी विल, देखो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टिंग वायर बीच में कोर बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। ये कोर है, ये कोर का सरफेस है, ठीक है, जो आपको मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये कोर का सरफेस है। ठीक है, जब आप यहाँ से कोर से यहाँ तो जाएंगे तो आपकी डिस्टेंस क्या हो रही है, बर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है Q अपॉन 4πε0 अपॉन r स्क्वायर। तो जब आप कोर से दूर जा रहे हैं, तो आप चार्ज सरफेस से दूर जा रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ए से बी जाने में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, अंदर पूछेगा तो यहाँ हर जगह फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बट ए से बी जाने में, जीरो से ई
कांस्टेंट रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, बट ए से बी जाने में क्या रहेगा तुम्हारा है, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ए से 0 से ए जाने में ये बढ़ेगा, सेंटर से वहां जाने में, 0 से ए जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा, सरफेस पे मैक्सिमम हो जाएगा, फिर उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 राइट, ठीक है। 70 क्वेश्चन है, कुलाम्स लॉ ऑफ फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज क्लोजली रिजेंबल विद। कुलाम्स लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये किसकी तरह सिमिलर है, ये सिमिलर है ग्रेविटेशन लॉ के। ग्रेविटेशन लॉ कितना होता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट m1 इंटू m2 अपॉन r का स्क्वायर, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशन लॉ की तरह सेम होता है, तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है मेरा सही आंसर है। न्यूटन मोशन लॉ से नहीं है, लॉ कंजर्वेशन भी नहीं है, गॉस थ्योरी भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। द लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज कर्व, ये कर्व शेप की होती है। जो फोर्स ऑफ लाइन की होती हैं, चार्ज से निकलती हैं, वो बेसिकली क्या होती है, कर्व शेप की होती है, एक कर्व पार्ट लेके आती है, स्ट्रेट नहीं होती, कर्व शेप की होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। द कंडीशन इन द ओम्स लॉ इज दैट the temperature should remain constant, ratio of VI should remain constant, temperature should vary, current should remain। कंडीशन ये होती है कि टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, ये तो ओम्स लॉ खुद ही है, तो ओम्स लॉ खुद ही है, पर जो कंडीशन क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए मेरा आपको, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 70th क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फोर्स इन द करंट कैरिंग शून्य। देखो ये करंट कंडक्टर है, करंट डॉट मतलब बाहर का रही है। देखो जब करंट सरफेस के अंदर जाए तो हम किसे दिखाते हैं, क्रॉस से दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं, क्रॉस से दिखाएंगे। जब करंट बाहर को आती है तो दिखाते हैं इनवर्ड जा रही है करंट, अंदर जा रही है क्रॉस, और करंट बाहर को आ रही है तो हम किसे दिखाते हैं, डॉट। इसको समझने का बेस्ट तरीका देखा आपने, तीर देखा है, तीर बो, तीर होता है, तीर, तीर बोलते हैं ना इसको, हम तीर बोलते हैं, ठीक है। जब तीर कॉपी के अंदर जाएगा तो मुझे इसका पिछला पार्ट दिखेगा, तब हम क्रॉस मानेंगे। जब हम कैसे दिखेगा, क्रॉस दिखेगा। जब तीर बाहर को आएगा तो मुझे इसका पॉइंटेड पार्ट दिखेगा, तो डॉट दिखेगा। तो उसी तरह हम करंट को भी देखते हैं, अगर करंट अंदर जाएगी तो क्रॉस दिखेगा, तो मतलब करंट अंदर जा रही है, और डॉट दिख रहा है करंट बाहर को, वो बाहर को, मतलब करंट बाहर को आ रही है, तो ये तीर हम करंट मान लेते हैं। अब हमें निकालना है कि हमें करंट दिख रहा है, करंट बाहर आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की हमें डायरेक्शन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, जब करंट बाहर आती है तो हम इसमें लगाएंगे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, आप इसको अपने थंब को ऊपर की तरफ बनाओ, तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसा मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। कैसा मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घूमता हुआ मिलेगा। वही जब करंट अंदर जाएगी तो ये आपको क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखाई देगा। तो अंदर जाने में क्लॉकवाइज हो गया, और बाहर जाने में क्या हो गया, एंटी क्लॉक, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंटी क्लॉकवाइज सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मशीनरी। देखो मैंने आपको ये पहले क्वेश्चन भी थोड़ा पहले बताया था कि एक्सेस चार्ज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, तो वही चीज है, किसी मशीन के ऊपर स्टैटिक चार्ज जमा हो गए, आप उसको टच करोगे तो आपको स्टैटिक करंट लग सकती है। तो अगर आपको इसको सेफ रखना है तो आप क्या कर दोगे, इसको ग्राउंड से जोड़ दोगे, ये सारे चार्ज कहाँ चले जाएंगे, इसके थ्रू अर्थ के अंदर चले जाएंगे, और आपका ये क्या हो जाएगा, कुछ देर बाद पूरे इलेक्ट्रॉन साफ हो जाएंगे और आपका ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो ग्राउंडिंग का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड 100 किलो वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू हाउ मच। हमें इसको mm में देखना है। देखो 100 किलो वोल्ट है, 100 किलो वोल्ट पर मीटर दिया है, इसको मैं वोल्ट पर में लिखता हूं। तो देखो 100 किलो को लिखूंगा 1000 वोल्ट, और एक मीटर में कितने मिली वोल्ट होते हैं, एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, एक मीटर में होता है 1000 मिलीमीटर, ठीक है, 1000 मिलीमीटर होता है। तो इस 1000 से ये 1000 गया, 100,000 से गया, तो ये आ गया 100 वोल्ट पर मिलीमीटर, 100 वोल्ट पर मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है। चाहो तो मैं इसको ऐसे लिखूं, चाहो तो मैं इसको ऐसे लिखूं, बात एक ही है। यहाँ मैंने किलो वोल्ट पर मीटर में लिख लिया, यहाँ मैंने वोल्ट पर मिलीमीटर में लिख लिया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, राइट हो गया। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स टिपिकली ऑफ ऑर्डर। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मेटल की बहुत हाई होती है,
ठीक है, और नियरली होती है 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए क्या हो गया, राइट हो गया। नेक्स्ट 77 है, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू whom? सेमीकंडक्टर में अप्लाई नहीं होता, वैक्यूम ट्यूब में भी नहीं होता है, इलेक्ट्रोलाइट में भी नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी राइट, किसी में अप्लाई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है। 78 फोर्स पर यूनिट बिटवीन टू स्टेशनरी पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इज। देखो मेरे पास अगर दो वायर्स हैं, ठीक है, करंट यहाँ I1 है, यहाँ करंट I2 है, और इनकी बीच की दूरी अगर R है, ठीक है, तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है इनके बीच, उसका फॉर्मूला होता है μ0/2π इंटू I1 इंटू I2/R। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को आप याद भी कर लो। और उसका यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर क्या होती है, मीटर होती है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो हमसे पूछा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन, बिल्कुल सही है। इनवर्स प्रोपोर्शनल किसका है, सेपरेशन के है, आर के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो ए पूरा सही है। इस प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच करंट, बिल्कुल हर एक करंट के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है, ये भी ठीक है। सेटिस्फाई न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ भी सेटिस्फाई करता है, क्योंकि एवरी एक्शन हैज एन अपोजिट एक्शन, क्योंकि जितना फोर्स ये इस पे लगाता है उतना ही फोर्स ये भी इस पे लगा, उसी टाइम जब फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी इस पे लगाता है सेम टाइम पे। ठीक है, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ सेम होता है, जितना यूनिट लेंथ पे फोर्स ये लगाएगा उतना ही, जैसे मान लो इन दोनों की लेंथ सेम है, मान लो 10 सेंटीमीटर का है, ये भी 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो जितना फोर्स ये तार इसमें लगाएगा उतना ही फोर्स ये तार इसमें भी लगाएगा। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ये करता है, एवरी एक्शन हैज इट्स अपोजिट रिएक्शन। तो तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। ठीक है, तो उसका आंसर है ए बी सी। 80 में आते हैं, इफ W इज एनर्जी, T इज टाइम, Q इज चार्ज, वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट क्या होगा। देखो वोल्टेज होती है चेंज इन वर्क अपॉन चेंज इन चार्ज, डी को अपॉन डी, और उसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं चेंज इन वर्क रिस्पेक्ट, सॉरी चेंज इन एनर्जी रिस्पेक्ट टू द चार्ज। तो ये फॉर्मूला मेरा बन जाता है। ठीक है, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या हो गया, राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द चार्ज ऑफ अ स्टेबल एटम। एक स्टेबल एटम में कोई भी चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अनचार्ज और इट इज न्यूट्रल। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज कंडीशन ड्यू टू। एक बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, क्यों हुआ होगा, तो या तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे, ठीक है, या उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे होंगे, कुछ भी हो सकता है, तभी चार्ज आते हैं। तो डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन, ना न्यूट्रॉन से कुछ लेना नहीं है। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है। या तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है या इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं, कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या है, राइट है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, तो फोर्स का डायमेंशन होता है ml/10⁻²। किससे निकालते हैं पता है, हमारा फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है m × a, तो मास का हो गया m, एक्सेलरेशन होगा ml t का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया ml t⁻²। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो गया, राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम डायमेंशन फॉर्मूला। देखो जिनकी यूनिट सेम होती है उनका डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन में क्या है, वर्क एंड एनर्जी, वर्क की भी क्या यूनिट होती है, जूल, एनर्जी भी क्या यूनिट होती है, जूल, दोनों की यूनिट सेम है, तो इनका जो डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं, 1 जूल पर कुलाम, ठीक है, जूल पर कुलाम होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है, वर्क यह जूल पर कुलाम है, तो जूल पर कुलाम वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, वोल्ट, इसकी यूनिट क्या हो जाती है, वोल्ट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है चार्ज पार्टिकल ऑफ डैश विद वेलोसिटी v along the axis of current solenoid, the magnetic force क्या होगा। अगर एक चार्ज पार्टिकल मेरे पास है, ठीक है, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और along the axis of current carrying solenoid, तो सोलेनोइड है ये, ठीक है, सोलेनोइड के एक्सिस में जा रहा है। सोलेनोइड में क्या होता है, अगर ये सोलेनोइड मैंने बनाया है
तो करंट ऐसी है तो मैग्नेटिक फील्ड भी सॉलिड में ऐसा ही स्ट्रेट मूव करता है। इसका मतलब क्या है, जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मूव कर रहा है। ठीक है, किसी भी चार्ज में लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड वजह से फोर्स होता है F इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा। क्या होता है, बी क्यू वी साइन थीटा। यहाँ पे चार्ज की जो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। अगर मैं यहाँ पे 0 डिग्री प्रूफ कर दूं तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। तो ये पूरा ही फोर्स मेरा कितना आ गया, 0 आ गया। तो उसका सही आंसर कितना है, 0 है। इसका मतलब क्या, चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा तो फोर्स कितना होता है, 0। तो उसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल्स मूव्स इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब एक यहाँ पे कहीं पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, मान लीजिए ये प्लस है और यहाँ पे मेरा माइनस है, और इसी बीच में अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, बिकॉज ये फील्ड क्या करेगा, उस अपने फोर्स से इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कैसी क्वांटिटी है, पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसका जो जनरली फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज या वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम कैन हैव। जो वैलेंस शेल क्या होता है, किसी भी एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। और वैलेंस शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 8। वो कितने हो सकते हैं हमारे, 8 के ऊपर क्रॉस नहीं कर सकते हैं। बाकी शेल्स में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनका फॉर्मूला होता है 2n²। पहले शेल में मेरे 1 होते हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। दूसरे शेल में कितने हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर 4, 8 हो जाएगा। तीसरे शेल में हमारे कितने हो जाते हैं, 18 हो जाते हैं। लेकिन जो लास्ट शेल होगा हमारा वैलेंस शेल होगा, वहां मैक्सिमम कितने होते हैं, 8 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द डिवाइस विच डज नॉट हैव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट प्रॉपर्टी ऑन इट्स ओन। ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसकी मतलब जो प्रॉपर्टी होती है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। देखो इंडक्टर में अगर हम फ्रीक्वेंसी अप्लाई करें तो इंडक्टेंस का रिएक्टेंस होता है 2πfl। तो इसकी जो रिएक्टेंस है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस की बात करें, कैपेसिटेंस होता है 1/2πfc। इसकी भी प्रॉपर्टी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, बट जो रेजिस्टेंस होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो गया, राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। A hollow sphere of charge does not produce an electric field at। मेरे पास अगर एक hollow sphere है, ठीक है, हमें इसका डायग्राम गिवन नहीं है बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। अगर मेरे पास hollow sphere है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां नहीं बनाएगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में नहीं बनाता है, मतलब स्फीयर के अंदर कहीं भी नहीं बनाएगा। क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो 0 है। इलेक्ट्रिक चार्ज 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है इंटीरियर पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं। एन ड्रॉपलेट्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज टू हैव सेम पोटेंशियल V। इफ दे कोलैप्स टू फॉर्म वन ड्रॉप देन द पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप टू। मेरे पास एक बहुत बड़ी एक एन ड्रॉप्स हैं, बहुत सारी छोटी छोटी, ठीक है, बहुत सारी ड्रॉप्स है, छोटी छोटी एन ड्रॉप्स हैं। ये मिलके क्या बन रही है, एक बड़ी ड्रॉप्स बनी है। तो उस बड़ी ड्रॉप से बेसिकली क्या हुआ है, मेरी छोटी छोटी ड्रॉप्स बनी हुई है। एक तौर से क्या है, ये जो बड़ी ड्रॉप्स है मेरी क्या बनी है, छोटी छोटी एन ड्रॉप्स बनी है। तो हमें पता लगाना है कि इसका जो पोटेंशियल होगा, सिर्फ दे कलेक्ट टू फॉर्म वन ड्रॉप। अच्छा, ये एक्चुअली ये ऐसा है कि एन ड्रॉप लिया है, हमारे पास एन ड्रॉप्स है और एन ड्रॉप की हेल्प से हमने एक बड़ा ड्रॉप बनाई है। ये एन ड्रॉप्स है, इनको मिला मिलू के हमने एक बड़ा ड्रॉप बना दिया, सिंगल ड्रॉप बना दिया, ठीक है। और इसमें ये एन ड्रॉप से बना हुआ है, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अब वो कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा और यहाँ पे कितना था, वो हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, तो देखते से पहले हम देखो इसको सॉल्व करते हैं कि जो इस बड़े का वॉल्यूम होगा, बिगर का जो उसका वॉल्यूम होगा बड़े वाले का, वो कितना होगा, n टाइम्स इनटू सिंगल वाले का वॉल्यूम। ये मैं यहाँ पे v यूज कर रहा हूँ। वॉल्यूम कितना होगा, मान लेते हैं इसका रेडियस है कैपिटल R और इनका रेडियस है स्मॉल r। कितना है, स्मॉल r। तो बड़े वाले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r का क्यूब इंटू n। छोटे वाले कितना हो जाएगा, वही होगा 4/3
इंटू आर क्यूब, यहाँ पे स्मॉल आर क्यूब आ जाएगा, तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला आ गया आर क्यूब इक्वल्स टू एन आर की पावर क्यूब। मैं दो साइड क्यूब रूट लगा देता हूँ, तो फॉर्मूला हो जाएगा आर इज इक्वल टू एन 1/3 इंटू आर, ये मेरे आर का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं पोटेंशियल्स की। यहाँ जो पोटेंशियल होगा एक में, इनमें जो पोटेंशियल होगा सिंगल वाले में, उसको मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ जो पोटेंशियल होगा सिंगल में कितना होगा, फॉर्मूला होता है वी, फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। तो छोटे वाले में कितना हो जाएगा, वही होगा, चार्ज मान लेते हैं क्यू अपॉन क्या बोलते हैं क्यू इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो गई आर। ठीक है, ये v स्मॉल में हो गया पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ बड़े वाले में कितना पोटेंशियल होगा, क्योंकि बहुत सारे चार्ज मिलके बना रहे हैं, तो ये n इंटू क्यू हो जाएगा, n इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस कितना है इसका, कैपिटल R है। अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, VB अपॉन VS करता हूँ, तो VB अपॉन VS मैंने कर लिया, तो ये आएगा NQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R अपॉन कितना है वो, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q कैंसिल, 4 पाई नॉट कैंसिल, और Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो VB कितना आ गया मेरा, VS इक्वल्स टू, ये R कहाँ चला गया ऊपर, ये R कहाँ पे आ गया नीचे, ये हो गया N इंटू R अपॉन कैपिटल R। देखो यहाँ पे NQ चार्ज क्यों है, बिकॉज ये N चार्जेस से मिलके बना है, तो सारा चार्ज एक में आ जाएगा, तो उसको मैंने NQ ले लिया। ठीक है, ठीक है, तो R अपॉन R की वैल्यू यहाँ करूँ निकालूंगा, तो देखो यहाँ से इसको अगर हम ऐसे पुट करें, यहाँ से मैं इसको इसके नीचे ले आता हूँ, तो R अपॉन R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वह n/3 हो जाएगी। तो हो जाएगी n अपॉन कितना, n अपॉन 1/3, 1/3 ऊपर जाएगा, n की पावर 1 माइनस 1/3, तो VB अपॉन, इसको मैं V मान लेता हूँ लेट्स सपोज, तो हो जाएगा n की पावर 2/3, यहाँ भेजूंगा तो बिगर वाले का आंसर आ जाएगा n की पावर 2/3 इंटू V, n की पावर 2/3 इंटू V। ऑप्शन नंबर मेरा ए क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है, इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड टुगेदर इन ड्यू टू, देखो क्या होता है कि ये मेरा अगर न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे न्यूट्रॉन है, और ये मेरे ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस से जुड़े होते हैं। इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि जो प्रोटॉन है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस प्रोटॉन ने सारे इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया होता है। तो पॉजिटिव प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, और इनके बीच का जो फोर्स है उसको हम बोलते हैं कूलाम फोर्स। क्या बोलते हैं, कूलाम फोर्स बोलते हैं। तो कूलाम फोर्स के कारण ही हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से जुड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं, अंडर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम एनालॉगी टेम्परेचर इज कंसिडर्ड एनालॉगस टू व्हाट। ठीक है, देखो जिस तरह हम बोलते हैं कि करंट इज इक्वल टू V अपॉन R होती है, उस तरह हम ऐसा बोलते हैं कि हीट जो बोलते हैं हम, हीट एनर्जी जो होती है, हीट को हम डिनोट करते हैं Q से। जो हीट होती है वो होती है टेम्परेचर चेंज अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब क्या, एक बॉडी से दूसरी बॉडी, अगर मेरे पास कोई, मान लीजिए ये 2 पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, बीच में मेरा रेजिस्टेंस है, तो करंट जब यहां से यहां करंट फ्लो करती है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो V1 माइनस V2, तो जो करंट फ्लो करेगी यहां से यहां वो क्या होगी, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। तो हम फॉर्मूला क्या लगता है, I इज इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन R। तो किसी दो पॉइंट के बीच में करंट तब फ्लो करती है जब उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। सिमिलरली एक बॉडी से दूसरी बॉडी जो हीट ट्रांसफर तब होती है जब दो बॉडी के बीच में एक टेम्परेचर डिफरेंस होता है। मान लेते हैं ये बॉडी अगर हॉट है और ये बॉडी अगर कोल्ड है, तो इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, और यहां से यहां पे क्या होगा, हीट का फ्लो होगा। तो वही रिलेशन यहां भी देखने को मिलता है। तो Q इज इक्वल टू हम बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस।
अब अगर मैं इस चीज को कंपेयर करूं इस फॉर्मूले से तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे जो टेम्परेचर है वो किसके तरह सिमिलर हो रहा है, टेम्परेचर इज सिमिलर टू द वोल्टेज। तो उसका सही आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आपसे अगर ये पूछेगा कि हीट किसकी तरह सिमिलर है, तो हीट सिमिलर है करंट की तरह, ये भी पूछ सकता है। और ये रेजिस्टेंस की समझ तो क्या है, हमारा थर्मल रेजिस्टेंस होता है। जिस तरह करंट रेजिस्टेंस का अपोज करती है उसी तरह थर्मल रेजिस्टेंस क्या करता है, हीट का अपोज करता है। तो तुमसे अगर आपसे पूछा कि टेम्परेचर का रिलेशन किससे है, टेम्परेचर रिलेशन वोल्टेज से है, हीट का रिलेशन किससे है, हमारा करंट से है, और क्या बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस का रिलेशन किससे है, नॉर्मल रेजिस्टेंस से है। ठीक है, तो मैं आपको सारे लिखा दिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। थर्मल नॉइज इज ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, थर्मल नॉइज क्या होती है, बहुत सारी नॉइज होती है, व्हाइट नॉइज होती है, ये नॉइज होती है। हम क्या होते हैं, ये जब कम्युनिकेशन पढ़ते हैं तो वहां नॉइज के बारे में पढ़ते हैं, शॉर्ट नॉइज, वो नॉइज। तो उसमें जो थर्मल नॉइज होती है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन जब वाइब्रेट करते हैं, मोशन करते हैं, उनकी वजह से जो नॉइज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल नॉइज। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। फॉर एन इलेक्ट्रॉन बी कन्फाइंड टू अ न्यूक्लियस इट्स रिलेटिव स्पीड शुड ऑफ लाइट शुड बी। देखो अगर आप चाहते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से कन्फाइंड हो जाए, न्यूक्लियस से जुड़ा रहे, तो जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो लाइट की स्पीड से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो न्यूक्लियस से जुड़ा रहेगा, वरना जुड़ा नहीं रहेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाता है, उससे थोड़ी कमी होती है, इसलिए वो थोड़ा न्यूक्लियस से थोड़ा दूर ही रहता है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इट शुड बी ग्रेटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि वैल्यू ऑफ के इन कुलाम लॉ। के बोलते हैं हम कुलाम कांस्टेंट बोलते हैं, के को हम क्या बोलते हैं, कुलाम कांस्टेंट, इट इज कुलाम कांस्टेंट बोलते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो उसकी असल में वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ होती है। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी क्या हो गया, राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 क्या कह रहा है, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू। ओम्स लॉ सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट के लिए ही वैलिड होता है, रिएक्टिव या फिर जो नॉन रेजिस्टिव के लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 130 क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंस हैज अ यूनिट ऑफ, पोटेंशियल की क्या यूनिट होती है, पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया मेरा, इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, 120 कूलम ऑफ चार्ज पास थ्रू अ कंडक्टर इन 60 सेकंड, द करंट इन द कंडक्टर विल बी। देखो करंट का फॉर्मूला होता है, करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, Q/T। तो हमारे पास चार्ज कितना है, चार्ज इज 120 कूलम। ठीक है, और सेकंड कितने हैं, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट। अगर हम इसको काट दें तो कितना आंसर आ जाएगा, 2। तो इसका जो सही आंसर आ गया 2 एम्पियर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज। देखो दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला होता है कूलम कांस्टेंट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, चार्जेस के प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो उसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज। उनके साइज पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ उनके चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है, रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट इन अ क्लोज सर्किट। किसी भी सर्किट में अगर मेरे पास कोई क्लोज सर्किट है, उसमें अगर मैं वोल्टेज और करंट का रेशियो निकालूंगा, ये हमेशा कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट आता है, और वो बराबर होता है मोस्टली रजिस्टर के, जो कि हमारा कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। तो उसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 136 वाइल ट्रांजिस्टिंग फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। तो अनदर लेवल एन इलेक्ट्रॉन एमिट्स फोटॉन्स इमीडिएट। तो क्या होता है, जैसे मेरा ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अराउंड एनर्जी लेवल्स होते हैं। क्या होता है, एनर्जी लेवल्स, जिनको हम एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं लो लेवल से हाई लेवल जाता है, इलेक्ट्रॉन अगर लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल जाता है, तो वो एनर्जी का एब्जॉर्ब करता है। वो एनर्जी होती है h-nu, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये नील बोर की एटॉमिक थ्योरी है। नील बोर ने क्या कहा था, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जो है लोअर लेवल से हायर लेवल जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, वहीं जब वो इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर आएगा तो एनर्जी को रिलीज करता है, वो फोटॉन्स फॉर्म में होते हैं, लाइट फॉर्म में होती है। वहीं जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे आएगा,
तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी थी उतनी ही एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है, और वो भी एच न्यू के फॉर्म में होती है। तो जब बोला इलेक्ट्रॉन जब एक लेवल से दूसरे लेवल जाएगा तो क्या करता है, तो वो या तो फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता है या इमिट करता है। तो उसका जो सही आंसर हो गया वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। फोटॉन बेसिकली क्या होते हैं, लाइट फॉर्म होता है, इसको हम एच न्यू से डिनोट करते हैं। तो फोटोन एक तो हमारी लाइट एनर्जी हो गई, ठीक है। तो नीचे से ऊपर जाएगा ऑब्जॉर्व करेगा, नीचे ऊपर से नीचे जाएगा तो रिलीज करेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 137, द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं उसको, इसकी वैल्यू होती है 8.854 10 की पावर -12 होती है, ठीक है। इसको आप लर्न कर सकते हैं, सॉरी -12 होती है, और यस नंबर सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं, 130, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 कूलम ईच सेपरेटेड बाय 3 मीटर इन फ्री स्पेस विल बी। देखो मेरे पास दो चार्ज हैं, दोनों 1 कूलम के हैं, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। कितनी है, 3 मीटर है। तो हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला कितना होगा, फोर्स होता है 1/4πε0 Q1 × Q2 अपॉन R का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9। चार्ज कितना होता है 1 × 1, 1 ही हो गया, और डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर, 3 का स्क्वायर कर लो तो कितना आएगा 9। 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 10 की पावर 9 न्यूटन इज द आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आगे बढ़ते हैं, 1 कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू जूल विल बी। देखो 1 कॉमर्शियल यूनिट होती है, जो हम बोलते हैं ना बिजली की एक यूनिट कितनी होती है, वो होती है 1 किलोवाट आवर होती है। क्या होती है, 1 किलोवाट आवर होती है। इसकी वैल्यू होती है 3.6 × 10 की पावर 6 जूल बोलते हैं इसको, या इसको आप लिख सकते हो क्या बोलते हैं 36 क्या बोलते हैं इसको आप लिख सकते हो क्या 36 × 10 की पावर 5 जूल भी इसको आप लिख सकते हो। तो लिखते हैं, तो दोनों ठीक है, या 10 की पावर 6 में लिखो या 10 की पावर 5 में लिखो, या 10 की पावर 6 में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो गया, राइट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट कूलम पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, F/Q होती है। F क्या होती है, Q होती है, और जिसकी यूनिट होती है या तो होती है न्यूटन पर कूलम होती है। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। अ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नोन टू बी 1.6 कूलम इन अ सर्किट, करंट फोर्स is 1 ampere. How many electrons will be flow through the circuit in a second? हमारा फॉर्मूला होता है I is equal to Q/T, ठीक है। और हमें करंट कितनी दी है, 1 एम्पियर दी है। चार्ज होता है N × E भी ले सकते हैं हम, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हमें N निकालना है, कितने नंबर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, N निकालना है। इलेक्ट्रॉन E, इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलम, और टाइम कितना है मेरे पास 1 सेकेंड है। तो उसको मैं यहां भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा N = 1/1.6 × 10 की पावर -19 × 10 की पावर 18 हो जाएगा 1.6। जब इसको काटोगे तो नील हो जाएगा 6.25 × 10 की पावर 18, और शिफ्ट कर लो तो 10 की पावर 19 आएगा। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। इसको पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर दो, यहाँ पावर बढ़ जाएगी, तो 0.625 × 10 की पावर कितना 19 हो गया। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं, 142, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट होती है। जो हमारे क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गया, इनकी एनर्जी बहुत कम होती है। तो इनकी एनर्जी क्योंकि बहुत स्मॉल होती है, तो इनकी एनर्जी डिनोट करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज करते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को शॉर्ट फॉर्म में ईवी लिखते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 10 की पावर -19, जिसको भी आप नोट कर लीजिए, पेपर एग्जाम में आ सकता है। तो उसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनर्जी इज द राइट आंसर, ठीक है। द टोटल एनर्जी ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, जो इलेक्ट्रॉन जो है, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उसकी एनर्जी कभी क्या नहीं हो सकती, वो कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती, वो हमेशा नेगेटिव है। क्योंकि न्यूक्लियस ने इसको बाउंड कर रखा है। क्या कर रखा है, बाउंड कर रखा है। उस बाउंड की वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा क्या है, नेगेटिव ही रहती है, वो पॉजिटिव कभी भी नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर डैश रिमेन्स कांस्टेंट। एक कंडक्टिंग स्फीयर है मेरे पास, ठीक है। कंडक्टिंग स्फीयर पे हम जब चार्ज डालते हैं तो सारा चार्ज उसके सरफेस में जमा हो जाता है,
सारा चार्ज के कहां जमा हो जाता है, सरफेस पे, उसके अंदर इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं रहता। एट सेंटर देयर इज नो चार्ज, सेंटर पे इसके कोई भी चार्ज नहीं होता, सारा चार्ज कहां पे आ जाता है, सरफेस पे। तो इस कारण क्या हो जाता है, जो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस डीवी अपॉन डी आर, माइनस डीवी अपॉन डी आर हो जाता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो उसका मतलब क्या है, जो V है इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट होती है। क्या क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो यहां से लेके यहां तक जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V, इट इज कांस्टेंट। ये क्या रहता है, मेरा कांस्टेंट रहता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, पोटेंशियल। पोटेंशियल्स का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम चार्ज, बहुत सिंपल है। एक हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन में होता है 1.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक कूलम बनाने के लिए फिर हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, फिर एक कूलम बनाने के लिए वी नीड 1/1.8 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वी नीडेड। इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 10, ब्रेक करके 10 की पावर 18 लिख लिया मैंने, अपॉन 1.8। तो ये सॉल्व करके आ गया लगभग हमारा 18 हो गया 6.25 इंटू 10⁻18। बट आंसर यहाँ पे 19 भी दिया है तो ये हो जाएगा 0.625 इंटू 10⁻19। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे। ठीक है, तो एक कूलम बनाने के लिए हमें इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर 2 कूलम बोलेगा तो आप क्या करना है, इसका डबल कर देना है, इंटू 2 कर दोगे, इसी चीज को आप डबल करके लिख दोगे। एग्जाम का रेजोल्यूशन आया 3 कूलम के लिए पूछा तो आप इसको 3 करके लिख दोगे। आगे बढ़ते हैं। द परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम इज, ठीक है, परमिटिविटी वैक्यूम की हम डिनोट करते हैं उसको एप्सिलॉन नॉट से। इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड पर मीटर। ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या है इसका, राइट है। परमिटिविटी बेसिकली क्या दिखाती है, जो भी हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कितना अपोज कर रहा है, उसके इस बिहेवियर को हम परमिटिविटी से डिनोट करते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है, उसको हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, परमिटिविटी जो टर्म होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आया है कि परमिटिविटी का रिलेशन किससे है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से है। और परमिएबिलिटी अगर आपसे बोलेगा म्यू तो उसका रिलेशन मैग्नेटिक फील्ड से होता है। ठीक है, तो ये परमिटिविटी की बात करी है। अगर यहीं पे परमिएबिलिटी पूछता कि परमिएबिलिटी का रिलेशन किससे होता है तो आप बोलोगे ये मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वैल्यू पूछ सकता है, वो मैं बताऊंगा आपको आगे। और आपको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी पूछ सकता है तो उसकी वैल्यू इतनी होती है, और इसका रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड से होता है। आपको उस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, इसका रिलेशन किससे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यहाँ पर खाली इसकी वैल्यू पूछी थी, आंसर इज 8.854 10⁻⁻12 फेरेड पर मीटर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, अ सॉलिड स्फीयर मेड अप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल हैज रेडियस ऑफ r and a charge q distributed uniformly in its volume. What is the magnitude of electric field E at distance r where r is less than r? देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक चार्ज, एक स्फीयर है। ठीक है, यूनिफॉर्मली मतलब एक इंसुलेटिंग मटेरियल का है, तो चार्ज उसके हर जगह है, अंदर भी है बाहर भी है। कंडक्टिंग होता तो चार्ज सिर्फ सरफेस में लाया करता, अंदर नहीं लाया करता। बट इंसुलेटिंग है, पूरी बॉडी में इसका चार्ज है। और इसका जो रेडियस है वो कितना है, कैपिटल आर है। हमसे पूछा है कि आर डिस्टेंस पे, आर स्मॉल आर पे निकालना है, और जो स्मॉल आर है वो बड़े आर से छोटा है। तो इट इज लाइक दैट, हमें इस पॉइंट पे आर दूरी पे क्या निकालना है, फॉर्मूला ये है। तो यहां पे बेसिकली हम क्या करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज करते हैं, उतना डायरेक्शन करते हैं। मैं आपको डायरेक्ट से फॉर्मूला बताता हूं। तो इसका फॉर्मूला आता है, वो बेसिकली आता है Q इंटू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का क्यूब। इस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो उसका सही है, ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है, राइट है। यहां से लेके इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा बढ़ते क्या होता है, इंक्रीज होते रहता है। तो अगर हम सरफेस के अंदर निकालेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के आता है। सरफेस के अंदर क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के आता है।
अगर आपसे सरफेस पे पूछेगा तो ये मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होता है। और सरफेस से अगर बाहर पूछेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, घटता रहता है, घटते रहता है। ठीक है, इसका डेरिवेशंस होता है, पर वो डेरिवेशन हमारे मतलब क्या होता है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको डेरिवेशन जानना है कैसा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं इसको बता दूंगा। बट अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ खाली फॉर्मूला लिखा रहा हूं, तो फॉर्मूला इसका ये है। और फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है कि आर की वैल्यू अगर इसके अंदर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के आएगा, और जो जो आप सेंटर से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ते रहेगा। ठीक है, ग्राफ स्टेप का होता है, मैं आपको वो बता देता हूं। एक ग्राफ होता है ई वर्सेस आर का ग्राफ होता है, ठीक है, स्मॉल आर का ये ग्राफ होता है बेसिकली ई वर्सेस स्मॉल आर का। स्मॉल आर क्या डिस्टेंस है, तो अगर स्मॉल आर आर के बराबर है तो अगर आप कम डिस्टेंस पे हो तो सेंटर में अगर आप हो तो सेंटर से लेके सरफेस तक का, जब वो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर नहीं होता तब तक का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बढ़ते रहेगा। और ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका आएगा, आर का आएगा। और यही फॉर्मूला हमसे पूछा था, वो फॉर्मूला हमारा ये है। इसके बाद क्या होता है, सरफेस पे ये मैक्सिमम हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई मैक्सिमम हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, फिर ये घटना शुरू हो जाता है। तो ये इसका पूरा ग्राफ है। यहाँ पर हमें खाली फॉर्मूला पूछा था, फॉर्मूला है क्यू इंटू आर। और आपको कैसे पता लगाना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, ई प्रोपोर्शन किससे होता है, डायरेक्टली आर के प्रोपोर्शन होता है। 3 यहाँ पे नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं। इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है, जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, जब भी एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो क्या होता है, वो अपने अराउंड क्या करता है, मतलब जब भी किसी कंडक्ट या किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो हम बोलते हैं वो क्या फ्लो करवा रहा है, वो आपकी करंट को फ्लो करवा रहा है। बिकॉज तो हम क्या बोलेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज करंट। तो उसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 90 क्वेश्चन है, द लॉ यूज टू डिटरमाइन द फोर्स बिटवीन द टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर मेरे पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक ऐसा है और एक ऐसा है, और इनके बीच में मुझे अगर फोर्स निकालना है तो वो बेसिकली फोर्स होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला भी होता है म्यू जीरो अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन आर, फॉर्मूला भी होता है। लेकिन जो ये रिलेशन आता है, ये जो रिलेशन आता है, इसमें हमें 2-3 फॉर्मूलों का यूज करते हैं। उनमें से जो एक फॉर्मूला होता है वो होता है बायोट-सेवर्ट लॉ। क्या होता है, बायोट-सेवर्ट लॉ होता है। बायोट-सेवर्ट लॉ की हेल्प से हम क्या करते हैं, इस करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा इस पे वो निकालते हैं। सिमिलरली इस करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो निकालते हैं, और उन दोनों की हेल्प से हम तो एक फॉर्मूले को भी ड्राइव करते हैं। तो जो उसका सही आंसर वो क्या है, बायोट-सेवर्ट लॉ है। और बायोट-सेवर्ट लॉ बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। dB इज इक्वल टू होता है म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में क्वेश्चन में बता रखा, मैं दोबारा बता रहा हूं, आइडियल अपॉन साइन थीटा इंटू आर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, डिस्टेंस के वो होता है आई स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है मेरा बायोट-सेवर्ट लॉ। तो नीचे यहाँ पे फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये मेरा बायोट-सेवर्ट लॉ होता है। और बायोट-सेवर्ट का लॉ का हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए। किसी पॉइंट के अगर किसी वायर में अगर करंट फ्लो कर रही है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसको डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये फॉर्मूला निकालने के लिए, जो फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ लिखा है ना, ये फॉर्मूला निकालने के लिए बायोट-सेवर्ट लॉ फॉर्मूले का यूज किया जाता है। तो उसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। What does the region around the stationary electric charge has? ठीक है, अगर एक स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज है मेरे पास, रुका हुआ चार्ज है, तो उसके अराउंड जो फील्ड होगा वो कैसा फील्ड होगा। एक स्टेशनरी चार्ज के अराउंड जो फील्ड होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, या नॉर्मली हम उसको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। तो एक स्टेशन में रुका हुआ चार्ज, एक रुका हुआ चार्ज अपने अराउंड जो फील्ड बनाता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो उसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 92 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसका हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते हैं। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी डी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये सही है। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये पहले की 3 A B D ये तीनों क्या है, वेक्टर है।
और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अ क्लोज सरफेस encloses the point charge q and has a medium with permittivity epsilon naught, the Gauss law should not be represent। देखो ये सभी गॉस लॉ है, ये ई डॉट डीबीएस भी ठीक है, ई डॉट ये भी ठीक है, लेकिन जो हमारा कर्ल, ये कर्ल फॉर्मूला होता है, कर्ल का, तो हम क्या बोलते हैं, कर्ल बोलते हैं मैथ्स में। तो जो हमारा बेसिकली गॉस लॉ ये होता है, गॉस लॉ होता है कि हम बोलते हैं कि किसी भी पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है किसी भी सरफेस से, जिसको हम ई डॉट डी एस बोलते हैं, वो बेसिकली क्या होता है, इट इज 1/एप्सिलॉन ऑफ द चार्ज क्यू। ठीक है, और जब इसको हम थोड़ा सा और इस फॉर्म में लिखते हैं, इसका हम कन्वर्ट करते हैं, तो हम इसको लिखते हैं इस फॉर्म में, दैट डॉल ई इंटू डी एस इज इक्वल टू, यानी फॉर्म भी हम लिख लेते हैं। तो ये होती है डाइवर्जेंस फॉर्म होती है, क्या होती है, डाइवर्जेंस फॉर्म बोलती है। ठीक है, तो इसका ये फॉर्म भी ठीक है, ये फॉर्म भी ठीक है, बट ये जो कर्ल फॉर्म है ये नहीं होता। कर्ल फॉर्म कहीं भी हम पढ़ते नहीं है, ठीक है, और कर्ल फॉर्म इसमें यूज भी नहीं होता है। तो ये बोलता है कि हम इसको कैसे नहीं लिख सकते, तो ये जो कर्ल फॉर्म है ये हम नहीं लिख सकते, इसको कर्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ल। अगर ऐसा लिखा जाएगा तो उसको डाइवर्जेंस बोलते हैं, सिंपली डेल है तो उसको गॉस बोलते हैं, और अगर क्रॉस संग रहा तो उसको हम कर्ल बोलते हैं। तो ये कर्ल फॉर्म गलत है, तो हमसे गलती पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो अभी आपको थोड़ा पहले मैंने क्वेश्चन भी करवाया था पोटेंशियल वाला, कि कितना कितना होता है, एक चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होता है, 0 होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मैंने आपको समझाया था, ये आंसर वही है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। अगर मुझसे पूछता कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है तो मैं क्या बोलूंगा, कांस्टेंट बोलूंगा। तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है। आगे बढ़ते हैं, 95 क्वेश्चन है, द पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r इज गिवन बाय। ठीक है, तो मेरे पास एक चार्ज है कैपिटल Q, ठीक है, और मुझे r दूरी पे यहां पे पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पे। तो जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू r। कितना हो जाएगा, v इक्वल्स टू Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू r होता है। तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 96, एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी क्लासिफाइड एज कंडक्शन करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, कन्वेक्शन करंट, दी तीनों। इसका सही आंसर है ये तीनों। जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो कंडक्शन की वजह से भी फ्लो कर सकती है, कन्वेक्शन की वजह से भी फ्लो कर सकती है, और डिस्प्लेसमेंट की वजह से भी फ्लो कर सकती है। तो तीनों सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या है, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है, इफ अ वोल्टेज चेंजेस इंस्टेंटली द करंट थ्रू अ रजिस्टर कनेक्टेड क्रॉस इट चेंज समटाइम, चेंज इंस्टेंटली वगैरह। देखो रेजिस्टेंस एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसमें जो करंट होगी और वोल्टेज होंगी, इनका नेचर सेम रहता है। क्या रहता है, सेम, जिसको हम बोलते हैं V इक्वल टू IR, सेम नेचर होता है। मतलब जैसा नेचर V का होगा वैसा ही नेचर आपका I का होगा। दे बोथ हैव सेम नेचर। ये सिर्फ रेजिस्टेंस में होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर में नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है कि वोल्टेज का, करंट का जो बिहेवियर है वो रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, सेम बिहेवियर होता है। सेम बिहेवियर का मतलब है जैसा ग्राफ, जैसा नेचर आपको V का देखने को मिलेगा वैसा ही आपका करंट को भी देखने को मिलेगा। अब वोल्टेज चेंजेस इंस्टेंटली, वोल्टेज क्या हो रही है, इंस्टेंटली चेंज हो रही है, झट से चेंज हो रही है, मतलब एकदम चेंज हो रही है। तो करंट भी क्या होगी, इंस्टेंटली चेंज होगी रजिस्टर में। अगर कैपेसिटर होगा या इंडक्टर होगा तो ऐसा नहीं होगा, वहां पे ये चेंज नहीं होगी। वहां जो नेचर V का होता है वो नेचर कभी I का नहीं होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर है, इसको आपको ध्यान रखना है। R में इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, चेंज इंस्टेंटली। कैसे पहचाना है कि रेजिस्टेंस में क्या होगा, जैसा बिहेवियर वोल्टेज का होगा वैसा ही बिहेवियर करंट का होगा, या वाइस वर्सा मैं ये बोल सकता हूं, जो बिहेवियर करंट का होगा वही वैसा ही बिहेवियर वोल्टेज का भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या है, चेंज इंस्टेंटली, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, द पॉकेट इज ट्रैप्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 5
for a given applied voltage across the dielectric, the ratio of stress in air pocket to the stress in dielectric is equal to, देखो मेरे पास एक एयर पॉकेट है, ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हमें रेशियो किसका निकालना है, द रेशियो द अप्लाइड वोल्टेज, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस इलेक्ट्रिक से, मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का देखना है, रेशियो देखना है। तो जब एयर है, जब मेरी क्या है एयर, तो एयर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एयर के लिए एप्सिलॉन आर कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं और परमिटिविटी भी बोलते हैं एप्सिलॉन आर को, ठीक है। तो एयर के लिए क्या होती है, 1 होती है। तो एयर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है। अगर यही चीज मेरा क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक आ जाए, क्या आ जाए यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक आ जाए, तो डाइलेक्ट्रिक का मुझे एप्सिलॉन आर दिया है, मतलब मुझे परमिटिविटी दी है, और कितनी दी है, इट इज गिवन 5, ये मुझे 5 गिवन है। तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ईडी, वो कितनी होगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर कितना है मेरा 5, तो पहले फिलहाल मैं एप्सिलॉन आर लिख रहा हूं यहाँ पे, और इंटू आर का स्क्वायर। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 5 है, तो मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ 5, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 5 इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे रेशियो निकालना है, द रेशियो स्ट्रेस इन एयर पॉकेट टू द डाइलेक्ट्रिक, हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है, ए आई आर अपॉन डाइलेक्ट्रिक का रेशियो निकालना है। तो जब मैं रेशियो निकालूंगा इन दोनों का, तो ये क्यू क्यू आपस में, जो क्यू है आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन आर आपस में कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर एस स्क्वायर आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 1/5 बच जाएगा, क्या बच जाएगा 1/5, और ये 5 कहां चला जाएगा, ऊपर। तो जो सही आंसर आ गया 5:1 हो गया, 5/1 हो गया। तो उसका जो सही आंसर होगा वो 5 होगा, एक्चुअली ये बी सही आंसर, कि यहाँ 5 दिया है। 5/1 बोलू या मैं बोलू सिंपली 5, दिस इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन में मेरा बी क्या हो गया, राइट हो गया। अगर आपको सिंपल वो परमिटिविटी बोलता है तो उसका आंसर हो जाएगा एप्सिलॉन आर अपॉन 1। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या हो गया, राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। 99 क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेस -10 नैनोकूलम प्लस 10 नैनोकूलम आर लोकेटेड इन द फ्री स्पेस एट -1 + 1 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड देयर क्या बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन देम। देखो अगर मेरे पास दो चार्ज है, मान लो Q1 है और ये Q2 है, और इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है R, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी, जो एनर्जी स्टोर होती है, तो फॉर्मूला होता है -Q1 × Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, तो मुझे जो एक चार्ज दिया है वो दिया है 10 नैनोकूलम, ठीक है, और एक क्या दिया है +10, मतलब दोनों हम सिर्फ साइन ले रहा हूं, ये भी 10 नैनोकूलम दिया है। एक की डिस्टेंस है -1,0,0, ठीक है। और देखो ये ओरिजिन से होंगे ना, ये एक्सिस हो गए तुम्हारे 3, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये क्या है जेड एक्सिस हो गया। और दूसरा पॉइंट कहां पे है, इसका पॉइंट दिया मुझे, कितना दिया है 1,0,0, और ये सेंटर है, ये ओरिजिन है 0,0,0। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, तो ये यहां से इसकी दूरी कितनी है 1 मीटर, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 1 है। तो 1 + 1 कितना हो गया 2। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2। तो मतलब इन दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर है। तो यहाँ पे R = कितना हो गया 2 मीटर हो गया। आपने एक्सिस पढ़े होंगे, यहाँ पे 3 एक्सिस है, एक्स, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। हमें एक एक्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं इस साइड को, और माइनस वाले दिए हैं इस साइड को, तो मैंने माइनस वाला यहाँ रखा, प्लस वाला लगा, और इनके बीच की दूरी हमने निकाल ली, जो कि 2 आ गई। तो फॉर्मूला लिखते हैं। तो पहला Q1 की वैल्यू कितनी है 10 × 10⁻⁹, ठीक है। Q2 भी यही है 10 × 10⁻⁹। अच्छा, 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होती है। कितनी होती है 9 × 10⁹। इसको मैं यहाँ पुट करता हूँ 9 × 10⁹, अपॉन डिस्टेंस कितनी दी है मुझे 2 मीटर, नीचे 2 आ गई, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं फॉर्मूले को। तो 10⁹ से
ये 10 की पावर 9 से ये 10 की पावर 9 गया, ठीक है। अच्छा, इससे मैंने ये काट दिया, ये हो गया 4.5 हो गया, तो ये हो गया 100, ठीक है। तो 100 कर दिया मैंने इसको, तो ये हो गया तुम्हारा 450 आ गया। 100 इंटू ये 4.5 हो जाएगा 450, 450 इंटू 10 की पावर -9, 10 की पावर -9 जूल हो गया। और 10 की पावर -9 को हम क्या लिखते हैं, नैनो लिखते हैं, तो ये बन गया -450 नैनो जूल, -450 नैनो जूल। तो जिसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या है, इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 है, द एबिलिटी ऑफ अ चार्ज बॉडीज टू एक्सर्ट फोर्स ऑन वन अनदर इज एट्रीब्यूट टू एग्जिस्टेंस ऑफ। देखो, दो चार्ज बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है, ये भी इस पे फोर्स लगा रही है और ये भी क्या लगा रही है, इस पे फोर्स लगा रही है। इसका मतलब क्या है, दोनों अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। क्या कर रही है, दोनों एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो दो बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है, तो दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ रही है। मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज ये है और एक चार्ज Q2 है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 का इतना है और Q2 का भी इतना है, तो ये दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ रहे हैं। तो क्या होगा, Q1 भी Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 भी Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब क्या, दोनों एक दूसरे के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एंगुलर मोमेंटम ये वेक्टर क्वांटिटी है, लीनियर मोमेंटम P होता है m इंटू वी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल भी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओमेगा इज इक्वल टू P इंटू आर बोलते हैं और 2 पाई आर बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, इट इज द स्केलर क्वांटिटी। आगे बढ़ते हैं, 103, लाइन चार्ज इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। लाइन चार्ज का यूज किसमें होता है, लाइन चार्ज का यूज होता है एम्पेयर सर्कुलर लॉ पे, ठीक है, जिसको बोलते हैं एम्पेयर सर्कुलर लॉ, ये एम्पेयर लॉ भी बोलते हैं और एम्पेयर सर्कुलर लॉ भी बोलते हैं। ये क्या होता है, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। यहाँ पे लाइन इंटीग्रल का यूज किया जाता है, लाइन चार्ज का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी क्या हो गया, राइट हो गया, एम्पेयर्स लॉ इज राइट। आगे बढ़ते हैं, 104, इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, फिक्स पॉजिटिव चार्ज, वेरिएबल पॉजिटिव चार्ज, नन ऑफ द अबव। तो इलेक्ट्रॉन में कैसे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, मैंने आपको बताया भी था, -1.6 10 की पावर -19 कूलम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। फिर है 105, पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इज रिप्रेजेंट बाय। देखो, ओम्स लॉ का जो कन्वेंशनल फॉर्म होता है वो होता है J इज इक्वल टू सिग्मा ई, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल ओम्स लॉ भी बोलते हैं या पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोलते हैं। J इज इक्वल टू सिग्मा, इसी से ओम्स लॉ ड्राइव होता है। J को हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी, क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। सिग्मा को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, कंडक्टिविटी, इट इज नोन एज कंडक्टिविटी। और हेयर इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो तीन फॉर्मूले हो गए, J इक्वल सिग्मा ई, और जो हमारा ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर, वो इसी से ही ड्राइव निकल के आता है, V इक्वल टू आई आर। तो कई बार हम इसको बोलते हैं कन्वेंशनल लॉ, मतलब ये भी एक तौर से ओम्स लॉ ही है, क्योंकि इसी से ओम्स लॉ ड्राइव हुआ है। तो जो उसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 106 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। देखो, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, Q1 और Q2 के बीच का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, एनर्जी का फॉर्मूला -Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो जो डिस्टेंस बढ़ेगी, इनकी बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है, इनकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, क्या हो जाती है, कम। बट क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, माइनस साइन होता है, क्या हो जाता है, माइनस साइन होता है। तो अगर माइनस की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, तो इनकी वैल्यू क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तो उसका जो सही आंसर है, एनर्जी विल गेट इंक्रीज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है।
अगर माइनस की वैल्यू क्या हो रही है, अगर कम होती है, अगर -3, -2, -1 हो रही है, तो एक तौर से वैल्यू क्या हो रही है, एनर्जी हमारी बढ़ रही है। तो जिसका सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 107 क्वेश्चन है। टू चार्जेस आर स्पेस अपार्ट 10 सेंटीमीटर इन वैक्यूम। टू चार्जेस स्पेस अपार्ट 10 सेंटीमीटर इन वैक्यूम। इट इज नोन दैट चार्जेस आर 4 इंटू 10⁻⁻1। मेरे पास दो चार्ज हैं स्पेस पे, ठीक है, एक ए है एक बी है। दोनों की बीच की जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। कितनी है, 10 सेंटीमीटर दी है मुझे, ठीक है। इट इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर। जो मुझे आर गिवन है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। एक चार्ज कितना है, 4 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, और दूसरा चार्ज कितना है, 6 इंटू 10⁻⁻5 कूलम, ठीक है। और इनको जहां रखा गया है वहां की परमिटिविटी मेरी कितनी है, 2। हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला होगा C इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0 इंटू आर का स्क्वायर, इसको बोलते हैं कूलम्स लॉ। तो फॉर्मूला पुट करते हैं। Q1 Q2 कितना है, ये हो गया 4 Q1 Q2, इन दो मल्टीप्लाई करना है चार्ज को, तो 4 6 24, 10 की पावर माइनस है, 10 की पावर -5, तो 10 की पावर 13 हो जाएगा, -13। अच्छा, फिर इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9 अपॉन एप्सिलॉन आर। यहाँ पे एप्सिलॉन आर भी आएगा, उसकी वैल्यू कितनी दी है मुझे, 2। यहाँ 2 आ गया। डिस्टेंस कितनी दी है मैंने, 10 सेंटीमीटर। मुझे इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। मीटर में चेंज करने के लिए मैं इसको 100 से क्या कर दूंगा, डिवाइड, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -1 आ जाएगा। तो ये हो गया 10 की पावर -1 का स्क्वायर। तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 12, ठीक है, और 12 इंटू 9, ये हो जाएगा मेरा लगभग 108 हो जाएगा, 108 इंटू, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 10 की पावर -13 और 10 की पावर 9 कितना हो जाएगा, 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 हो गया, और नीचे हो गया 10 की पावर -2, ऊपर आया तो हो जाएगा 108 इंटू 10 की पावर -2, और 100 -2 मतलब 2 0 पॉइंट कम कर दो, तो 108 न्यूटन इज द आंसर। तो कौन सा क्लोज मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। 0.8 0.7 वो चल जाता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इमेज। इट इज नोन दैट द टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स carrying equal and opposite uniformly distributed charge over the surface, what will be the electric field on the surface of inner shell? तो जो इनर शेल है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, बहुत सिंपल है, Q इज इक्वल टू Q अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। what will the electric field on the surface of inner shell, Q अपॉन 4πε0 इंटू R का स्क्वायर होगा, ठीक है। इतनी मेरी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, जो कि सरफेस के होगी, अंदर वाले सरफेस के ऊपर होगी। मैं अंदर वाले की बात कर रहा हूं, ऊपर वाली की बात नहीं कर रहा हूं। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ इन्होंने एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा है, इनकी मिस्टेक है, बाकी पूरा क्वेश्चन क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। फ्रॉम मिसप्रिंटिंग हुई है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। हमें से यहाँ पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कहाँ पूछा है, इस टॉप पे पूछा है, तो वो मैंने आपको बता दी। 1/4 इसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला मेरा हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस, फोर्स पर यूनिट डिस्टेंस, वोल्टेज पर यूनिट करंट, नन ऑफ दिस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बेसिकली होता है -dV/dr। इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कई बार क्या बोला जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट हम इसको बोलते हैं। तो एक तौर से ये पोटेंशियल हो गया और ये डिस्टेंस होती है। तो कई बार हो सकता है हम इसको बोल सकते हैं कि पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस भी इसको हम एज अ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसको, ई को। तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, वैसे ये जो ये यूनिट भी है, कई बार बोला जाती है किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर या वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो जो उसका आप सब बोल सकते हो, ऑप्शन नंबर मेरा ए क्या हो गया, राइट है। लेकिन जो उसकी सही डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है, दोनों है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है,
ई। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जो उसकी डायरेक्शन होती है वो प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और माइनस क्यू के पास जाती है। तो जो डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। फिर लास्ट हमारा क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में से क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिखाता है वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, या हम बोल सकते हैं वेरिएशन ऑफ एनर्जी विद द टेम्परेचर। वोल्टेज का वेरिएशन या एनर्जी का वेरिएशन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कितना हो रहा है, टेम्परेचर के बढ़ने में कितनी चेंज हो रहा है, कितनी एनर्जी मिल रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल के से, और जो उसकी वैल्यू होती है वो होती है 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन होती है। ये इसकी वैल्यू होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। तो बहुत जगह बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो वेरिएशन होता है वो यूनिट क्या है, पर जूल पर केल्विन। तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इसको देखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 113 क्वेश्चन है, अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस, एक मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बोथ और नन ऑफ द अबव। तो जो उसका सही आंसर है, उसका सही आंसर है बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक रुका हुआ चार्ज है, एक स्टैटिक चार्ज है, क्या है, एक रुका हुआ चार्ज है, स्टैटिक चार्ज है, जो मूव नहीं कर रहा है, वो केवल अपने अराउंड क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनाता है। क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर एक चार्ज मूव कर रहा है, आगे को जा रहा है, तो वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है, साथ ही साथ दोनों फील्ड को क्रिएट करता है। तो जिसको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है।